मैथिली प्रबोधन आईएएस में आप लोग का स्वागत है। सबसे पहले आज आपके समक्ष जो माता पिता गुरु सबका ध्वज ऊंचा करके यूपीएससी में फतह किए और 89 रैंक ले आकर के भारत माता के सेवा में अपने आप को समर्पित हो गए प्रिंस जी, उस प्रिंस जी का आप लोग स्वागत करिए। और इनके इस उपलब्धि पर एक छोटा सा जो है ना, जो हमारी परंपरा है और उस अनुरूप जो है ना, इनका एक स्वागत आप लोग करिए, ठीक है। और हम विशेष क्या कहेंगे, जिस प्रकार से पंछी आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ता है, व्यक्ति भी उसी प्रकार से स्वतंत्र होता है। लगाम लेकर के अगर चले तो वह अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है। चकोर के पास कोई मंजिल नहीं होता है, सिर्फ चांद को छूना होता है, इसलिए चांद को छू नहीं पाता और मर जाता है। तो आपके पास अगर हौसला है और एक ठहराव है, ठहराव का मतलब अपने लक्ष्य को अगर पहचानते हैं तो सफलता आपकी सुनिश्चित है। प्रिंस जी ने यही सफलता प्राप्त किया और इनके बारे में विशेष क्या बताया जाए। आज तो राष्ट्रीय पटल पे ये जाने जाते हैं, तो इसलिए बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यूपीएससी पास करने में कैसे मैथिली की भूमिका हो सकती है या कैसे जीएस की तैयारी सहयोगी हो सकता है मैथिली, इन विषयों पर आज खुद ये बताएंगे। इस बार प्रिंस जी का ये रिजल्ट पिछले साल का ही है। इस बार मैथिली में मेरे कोचिंग से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ 2009 से, यह पहला ऐसा मौका है कि एक भी रिजल्ट नहीं आया। लेकिन रिजल्ट नहीं आया, इसमें मैथिली का कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, लेकिन जिम्मेवारी तो मैथिली की है, इस बात को तो स्वीकार करना ही चाहिए। मैथिली में 275 रैंक 275 अंक आए, 270 आए, 267 आए, 69 आए, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। तो मैथिली अंक तो दे दिया है, कहते हैं कि मैथिली में सर्वोच्च अंक की समस्या नहीं रही है, क्योंकि हमारे फर्स्ट टॉपर जो हैं उनका भी शक्ति दुबे का नंबर 279 ही है समथिंग। तो 279 और 275 में बहुत फासला नहीं है। तो यह नंबर मैथिली में कैसे, प्रिंस जी भी इतने ही नंबर प्राप्त किए थे, तो कैसे यह नंबर प्राप्त किया जाए और जीएस और मैथिली में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए, क्योंकि यूपीएससी एक बैलेंस तैयारी होता है। तो आइए आप लोग प्रिंस जी से ही मिलिए, प्रिंस जी का स्वागत करिए और इनसे आप जो भी मन में आए आप बेधड़क पूछ सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि लाइव है, चाहिए है, वो है, जो हो वो आप पूछ सकते हैं। सत्य को आंच की जरूरत नहीं होती है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? थैंक यू। तो मेरा, जैसे सर ने बताया ना कि मैं इस बार तो नहीं था, मैं सीएससी 2022 मतलब उस टाइम क्लियर किया था। उससे पहले सीएससी 2021, तो 21 में मेरे को आईपीएस मिला था। 22 मैं बैच का मैं आईएएस हूँ, तो मेरा 23 बैच बेसिकली आईएएस। सो मेरा अब तो ट्रेनिंग भी कंप्लीट होने वाला है जुलाई में। तो बट सर बुलाएं, क्योंकि आई थिंक इस बार जैसे सर बोल रहे थे कि रोहित रिजल्ट नहीं आया, तो होता है थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है लोगों में। लोगों को लगता है कि यार इस सब्जेक्ट से नहीं आ रहा है, तो इसी वजह से था कि फिर मुझे भी लगा कि चलो आके एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट का क्या रोल है या क्या प्रॉब्लम है, वो सब एक बार डाउट्स जो होते हैं ना, वो लोगों के क्लियर हो जाने चाहिए। क्योंकि रिजल्ट हमेशा सिर्फ ऑप्शनल से नहीं जुड़ा हुआ है। यूपीएससी में आपका सिलेक्शंस के बहुत सारे अलग अलग डायनेमिक्स हैं, तो इसीलिए तो अभी हम ना एक बार मैथिली से शुरू करते हैं ना, ठीक है। और इस पर लिखना भी क्या हो गया इसको।
देखिए 3 ना उसमें मैं बात कर लेता हूँ। एक तो कि सबसे पहले कि मैथिली क्यों एक अच्छा सब्जेक्ट है या हमें क्यों रखना चाहिए। तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं 2019 का जो अटेम्प्ट था उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। 2019, 20, 21, 22, तो बेसिकली मैंने 4 अटेम्प्ट्स दिए। तो 2019 में भी मैंने मेंस लिखा था। 21 में मैंने 20 वाले अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू भी दिया था। बट उस 2 टाइम पर मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था। मैं ऑल्दो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि यह सब्जेक्ट खराब है या वो सब्जेक्ट, देयर आर पीपल्स जिन्होंने ज्योग्राफी से भी बहुत अच्छे किए, बट मैं पर्सनली बहुत अच्छा इस कोर्स नहीं आ रहा था। तो मैंने इन बिटवीन मुझे लगा कि चलो यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वही है कि सब्जेक्ट्स जो है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथिली हो, हिंदी हो, ज्योग्राफी हो, PSIR हो, इट्स वेरी पर्सन स्पेसिफिक। एक इंसान के लिए जो सब्जेक्ट अच्छा है ना, वो शायद दूसरे के लिए नहीं होगा। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो एक बार चेंज करके देखते हैं, शायद मेरा लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो वहाँ अच्छा कर लूँ। तो अब चूंकि मैं आता भी बिहार से ही हूँ, तो मुझे लगा कि यार मैथिली लेके देखते हैं। तो मैंने मैथिली की तैयारी शुरू की, और लकली उसके बाद जो मैंने 2 कॉन्सिक्यूटिव अटेम्प्ट्स दिए हैं, दोनों बार मेरा सिलेक्शन मैथिली से हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट आई थिंक आई गॉट 270, देन 267, तो ऐसा नंबर था। अभी क्यों रखना चाहिए, उसमें 2-3 चीज़ें। पहली चीज़ ये है कि जो सिलेबस है ना, वो आपका बहुत वो है। सिलेबस बहुत संक्षिप्त है। जैसे मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ा हूँ, जैसे ज्योग्राफी भी पढ़ा हूँ और मैथिली भी पढ़ा हूँ। सो आई कैन से कि भाई मैथिली का जो सिलेबस है वो ज्योग्राफी से जब मैं कंपेयर करता हूँ, देखते हो यार तो बहुत छोटा सिलेबस है। तो क्या होता है ना कि जब आपके पास सिलेबस छोटा होगा तो क्या होगा ना कि समय कम लगेगा आपको पढ़ने में। तो देखो समय सबके पास बराबर ही, ऐसा तो नहीं है कि किसी के लिए 25 घंटे का दिन हो रहा है। तो इसमें क्या है कि अगर आप इसको कम समय में खत्म कर लेते हो, बेसिकली 3 महीने अगर आप ठीक से पढ़ लो तो ये खत्म हो जाता है, और ठीक से खत्म हो जाता है। एक बार आप इसको खत्म कर लिए तो दूसरा चीज ये आता है कि कुछ भी क्या है ना, इसमें डायनेमिक नहीं है, कुछ भी वो नहीं है कि करंट अफेयर्स जो वगैरह से जो है ना, अरे यार इसमें लिखना मेरे लिए डिफिकल्ट है, करंट का रोल। तो करंट अफेयर्स का कोई रोल नहीं है इसमें। और अगर आप देखोगे कि करंट का कोई रोल नहीं है तो आपका समय बचता है उसमें भी, क्योंकि अब आपको चीज़ों को निकाल के नहीं करना है। और एक बार मान लो मैंने मैथिली पढ़ लिया, एक बार वो सारी किताबें पढ़ ली, सारा सिलेबस पढ़ ली, देन आई एम फ्री कि भाई ये हो गया अब मेरा। अगर डायनेमिक सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि आपको बार बार चीज़ें एड ऑन्स करते रहने होंगे, इसमें कम से कम आप उससे बच जाते हो, तो थोड़ा सा समय बच जाता है। तीसरी चीज क्या है कि जो प्रश्न है ना, प्रश्न जो भी आ रहे हैं, अगर आप देखोगे पिछले 10 सालों का अगर आप पेपर उठा के देख लो मैथिली का, तो प्रश्न लगभग रिपीट हो रहे, पुनरावृत्ति बहुत ज्यादा है प्रश्नों में। तो जब इस तरीके से होता है तो क्या होगा ना कि आप प्रश्नों को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अच्छा ये 10 साल के पेपर है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर मैं इसको तैयार कर लेता हूं तो मेरा एक, कई बार ऐसा भी होगा कि व्याख्या वगैरह में नए नए व्याख्या आ जाए, और वो होता भी है, कुछ प्रश्न नए भी आते हैं क्योंकि परीक्षा है, तो ये सब सारी चीजें होंगी। बट एक बड़ा पोर्शन जो होता है वो रिपीट होता है। तो क्यों? क्योंकि सिलेबस फिक्स है कि आपको अगर विद्यापति के 50 वो पढ़ने, तो उसी 50 से पूछेगा, ऐसा थोड़ी है कि कोई कुछ और उठा के पूछ लेगा। तो क्या होता है लिटरेचर में, और ये हर लिटरेचर के साथ हो, हिंदी मैथिली कोई भी हो, उसके साथ इस तरीके की चीजें अच्छी चीज यही होती है कि बहुत चीजें फिक्स है। तो मेंस में आप चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अच्छा ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। तो उसमें क्या होगा कि अब आपके लिए क्या हो गया कि अनिश्चितता है वो भी नहीं है। तीसरी चीज, चौथी चीज जो सबसे जरूरी चीज है, वो है मार्क्स। जब आप इसके मार्क्स को देखोगे ना, तो आपको यह दिखेगा कि इसमें जो नंबर है, मतलब एक औसत नंबर जो होता है ऑप्शनल में, वो ये आपको हमेशा दे देता है। मतलब कभी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि अभी के पृष्ठभूमि में कि मैथमेटिक्स टाइप एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी, जैसे मैथ में होगा कि कुछ लोग बहुत अच्छा कर गए, कुछ इस तरीके से होता है। इसमें आपको एक एवरेज नंबर आपको हमेशा दिखेगा। और इस बार अगर भी आप देखो तो आई थिंक जितना मुझे पता है 270 के रेंज में नंबर मिले हैं, और ये अच्छा नंबर है, काफी अच्छा नंबर। तो
मैथिली एज ए सब्जेक्ट तो आपको कभी भी नुकसान नहीं कर रहा है, अनलेस अनटिल आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। कोई भी इंसान जिसका लिटरेचर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, दे शुड नॉट टेक लिटरेचर एज एन ऑप्शन, क्योंकि उसको फिर ये डिफिकल्ट हो जाए। किसी भी सब्जेक्ट को करने के लिए पहली चीज तो ये है ना कि थोड़ा तो दिलचस्पी हो। आपको लिटरेचर बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है, लग रहा है क्या कहानी, क्या कविता, उपन्यास, फिर भी पढ़ रहे हो तो फिर दिक्कत होता है थोड़ा सा। तो इसलिए इस नंबर भी आ रहे हैं। तो ये जो पूरा पार्ट है वो है कि क्यों रखना चाहिए आपको। तो ये हो गया। दूसरी चीज है कि मैथिली की तैयारी करनी कैसे है। तो आपका वो डाउट खत्म हो गया होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैं इसलिए बताया हूं क्यों, क्योंकि ऑप्शनल लेने के बाद भी लोग बड़ी दुविधा में रहते हैं, रखें छोड़े, रिजल्ट नहीं आ रहा है। अभी वो भी चल रहा होगा, क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट आया है ना, तो हम लोग घूरते हैं कि यार कोई आया, तो उसके बाद बहुत सारे डाउट्स आते हैं लोगों के। मतलब इसलिए मैं सबसे पहले वही क्लियर किया हूं कि यूपीएससी में आपका सिलेक्शन सिर्फ ऑप्शनल से नहीं है। तो आपके विषय से कोई पास किया नहीं किया ये महत्वपूर्ण नहीं, आपके विषय में मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये महत्वपूर्ण। क्योंकि आपको किसी के भी रिजल्ट का वो एनालिसिस करना होगा कि अच्छा जो लोग मैथिली से लिखे उन्होंने जीएस में कितना स्कोर किया या एसए में कितना किया, तो फाइनल रिजल्ट या फिर इंटरव्यू में कई बार अच्छा स्कोर किया और इंटरव्यू में बहुत खराब। तो क्या है कि फाइनल सिलेक्शन तो बहुत सारी चीज़ों से डिसाइड होती है। बट आप बस अगर मैथिली को एज ए सब्जेक्ट देख रहे हैं तो बस सिर्फ उस विषय पे देखिए कि भाई समय कम लग रहा है और आपको नंबर आ रहे हैं तो ठीक है। बस आपकी रुचि होनी चाहिए सब्जेक्ट में, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, कैसे करें। तो दो जो हमारे दो पेपर हैं, पेपर वन में दो पार्ट हैं, एक भाषा है और साहित्य का इतिहास। साहित्य का इतिहास। तो ये दो चीजें हैं आपको पता है, और यहां पे गद्य और पद्य है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक चीज कर लेते हैं ना, क्या करते हैं, कंटेंट क्या है। देखो मैथिली में ऐसा नहीं है कि बहुत 10 प्रकार के नोट्स आ रहे हैं, अलग अलग किताबें हैं। तो जो वो होता है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की समस्या वो मैथिली में नहीं है कि क्या पढ़े। आपके पास है ही नहीं ज्यादा कुछ कि आप ज्यादा दिमाग लगाओगे कि क्या पढ़ना है। नोट्स ही पढ़ना पड़ेगा, सर का नोट्स। तो मैंने क्या किया था, मेरा कंप्लीटली जो डिपेंडेंट, मतलब मैंने सिर्फ नोट्स पढ़े, क्लास नोट्स। तो मैंने क्या पढ़ा था मैं बता देता हूं, क्लास नोट्स, दूसरा कुछ वो होगा ना, जितने भी किताब दिए हुए हैं सिलेबस में पेपर 2 में, गद्य और पद में, ये पढ़ो, इसको स्किप मत करो। तो सिलेबस में जो भी बुक है, और उसके बाद आता है एड ऑन मटेरियल जो आपका होता है, उसमें कुछ चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें आप निकाल सकते हो। एक परिचयिका होती है, या फिर एक और है मैथिली, क्या किताब का नाम है मैं भूल रहा हूँ, एक तो अक्षर पुरुष या कुछ और है, हाँ गद्य गौरव, मैथिली गद्य गौरव जो है। तो ये 2-3 किताबें हैं, परिचायिका, गद्य गौरव, और एक आई थिंक अक्षर पुरुष या कुछ और है, मैं भूल गया हूं नाम। तो वो सारी चीजों से आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्ट कर लो मटेरियल्स की। अगर किसी ने कुछ बोला है किसी के विषय के बारे में, तो उस लाइन को, उस पैराग्राफ को कोट करने के लिए आप निकाल सकते हो। तो उससे बस थोड़ा एड ऑन हो जाता है, आपका आंसर अच्छा दिखता है। तो ये है, मटेरियल्स का आपको बहुत ऐसा लोड नहीं है कि यार कुछ इसमें नया पढ़ना है, ये किताब पढ़ूं जैसे हिस्ट्री में हो जाता है हमारे साथ की पढ़ना वो पढ़ना है, कुछ नहीं, यही पढ़ना है, इससे हो जाएगा, बात खत्म। अगर आप क्लास नोट्स को ठीक से याद कर लिए ना, दैट्स ऑल, आपका काम हो गया। आप वही उत्तर लेके आओ, उसी से नंबर आते हैं। तो बहुत ऐसा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है आपको होने की कि भाई क्या पढ़े नहीं पढ़े, क्या छोड़े, हो जाएगा, इतना ही कर लीजिए काफी। तो
अभी मैं क्या करता था, जैसे कि आपको इसमें भी आप क्या कर सकते हो स्ट्रेटजी वाइज ना, कि अपना एक कंफर्ट जोन डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को इस वाले पार्ट में थोड़ा ज्यादा करना है, क्योंकि क्या होता है कि 8 प्रश्न आते हैं, 8 में से 2 कंपलसरी है, बच गए 5, बचे हुए 5 में से आपको 3 लिखना है। और अब 3 आप में से तो क्या हो सकता है कि आप इन दोनों में से कहीं से भी 2 लिख सकते हो, कहीं से 1 लिख सकते हो। तो फिर वो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ये भी आप कर सकते हो। तो जैसे मैंने हर साल भाषा से लिखा है 3 प्रश्न और पद्य से लिखा है 3 प्रश्न, तो ये है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे किसी का ये वाला पार्ट कंफर्ट होगा तो उससे कर सकता है, तो ऑप्शनल में ये वाली छूट होती है, जीएस की तरफ तो है नहीं कि आपको सारे उत्तर लिखने हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। फिर करना क्या है कि आप ना एक तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लो, छोटा छोटा ना, कि जैसे कि भाषा है तो जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसका एक सिनॉप्सिस बना लो। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप भाषा पढ़ने जाओगे ना तो याद बहुत करना पड़ता है, बहुत फैक्चुअल है। अब फैक्चुअल चीजें क्या है ना कि आप पढ़ोगे भूल जाओगे, तो अपना एक छोटा सा उसका नोट्स रखा करो और उसको बार बार देखते रहो। मेंस और के टाइम ना आप डेली उसको देख लिया करो, एक बार के आधा घंटा ये टॉपिक देख लिया आधा घंटा, तो उससे क्या होगा ना कि वो बार बार रिवाइज होते होते याद हो जाए। ऑल्दो वो कॉन्फिडेंस इसमें क्या होता है ना कि कई बार आप एग्जाम के बाहर तक जाकर रटते रहते हो कि यार उससे क्या हो जाता है, वो 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा याद आ गए तो ठीक है। इस वाला पार्ट में थोड़ा इजी है, इसमें 2 चीजें, एक है व्याख्या वाला पार्ट जो 100 मार्क्स का है आपका। ये जो व्याख्या का पार्ट है 100 मार्क्स का, ये बहुत जरूरी होता है। होता है क्या है ना कि कई बार लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं, जो आपको कहानी दी गई है, चाहे वो राजकमल चौधरी की हो, उपन्यास है लोरिक विजय, तो आप ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं पढ़ते हो। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई व्याख्या रिपीट आई तब तो ठीक है। अगर किसी किसी साल, जैसे मुझे याद है आई थिंक 21 वाले अटेम्प्ट या 22, कोई एक तो अटेम्प्ट था जिसमें 7-8 नई व्याख्या अचानक से पूछा था उन्होंने 10 में से, तो फिर आप अगर 10 में 10 सही करके आना चाहते हो तो आपको किताब पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करना है ना कि किताब जरूर पढ़ के जाना है। तो एक बार आपने व्याख्या अच्छे से कर लिया ना, तो इसमें नंबर जनरली, व्याख्या अगर आप अच्छा लिखते हैं तो इन जनरली आपको थोड़ा सा अच्छा नंबर भी मिल जाता है पेपर 2 में। तो इसलिए पेपर 2 में व्याख्या वाला जो पार्ट है ना उसको आपको अच्छे से करना है। और पेपर 1 में भाषा मुझे लगता है कि थोड़ा ऑब्जेक्टिव है, जो होता है ना कि मतलब चूंकि फैक्चुअल है तो ऑब्जेक्टिव है, बहुत फिक्स पॉइंट्स, तो इसलिए इन चीजों को आप ठीक से कर सकते हो। इसके बाद कंटेंट का हो गया, क्या करना है बाकी। यार मैं ना कोई ऐसा फ्रेमवर्क मेरे पास है नहीं, अभी मैं इतने दिन तैयारी का हो गया ना, मैं खुद भूल गया हूं कि और क्या क्या पॉइंट होते हैं। तो आप ऐसा करो ना, ऐसा इंटरेक्टिव कर लेते हैं, आप लोग डाउट बताओ, अकॉर्डिंगली मैं बताता हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। नहीं तो वो फ्रेमवर्क अब मेरे ध्यान में है नहीं कि क्या था। अच्छा एक चीज और है, आंसर लिखने का। उत्तर, अब देखो यार उत्तर में ऐसा है कि आप ना एकदम फ्रेमवर्क जो होता है आंसर का, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, उसको एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में फॉलो करना है, ठीक है, ये तो करना ही है। अब इसमें अच्छा इंट्रो क्या होता है या अच्छा कंक्लूजन क्या होता है, तो थोड़ा सा साहित्य है तो आपके पास वो एडवांटेज होता है, क्योंकि आप बहुत ऐसा फैक्चुअल नहीं भी है तो चलता है। बट फिर भी अगर मान लीजिए आपके पास कोई अच्छा कोट है या फिर कोई अच्छी सी लाइन तैयार कर लो, विद्यापति पे एक अच्छा सा लाइन आपने पहले से तैयार कर लिया कि विद्यापति के ऊपर इंट्रोडक्शन, कोई भी प्रश्न आएगा ना उसी 2 लाइन का एकदम जो बढ़िया एकदम क्रिस्प लाइन आपने बना के रखी वहीं से शुरू करी। अब आना तो है ही सवाल, आपका इंट्रो हमेशा तो तैयार है, उसी इंट्रो को अपने वहां पर ला जाके चिपका देना। बॉडी में जो भी उत्तर है आप लिख दो, कंक्लूजन में, अरे क्या हो गया इसको, कौन सा है, बॉडी में आप आंसर लिख दो जो भी है। अब बॉडी में आंसर में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, उदाहरण। अगर आप पेपर 1 का आंसर लिख रहे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा उदाहरण लिखो। क्या हो रहा है इसको, हैंग कर रहा है क्या है? तो जैसे कि आपने लिखा कि
मैथिली भाषा की बंगला के साथ तुलना करने के लिए या उड़िया के साथ तुलना करने। अब आप एक पॉइंट लिखते हो कि इसमें ये है, दूसरे भाषा में जैसे कि मैथिली में क्रिया में लिंग भेद नहीं होता है, अगर आप इस बात को लिख रहे हो और इस भाषा में होता है, तो फिर आप उदाहरण से 2 वर्ड लिख के बताओ, उस भाषा का एक शब्द, इस भाषा का एक शब्द। क्या होता है ना कि हम पॉइंट तो रट लेते हैं, उदाहरण नहीं लिखते हैं। कई बार लोगों को लगता है इसका क्या इंपोर्टेंट, नंबर आपको वही दिखलाएगा। क्योंकि क्या होता है, इवन इन जीएस जब आप कोई भी चीज तथ्य के साथ करते हो ना तो प्रामाणिक लगता है। आप ऐसे अगर चीजें लिखो ना तो थोड़ा लगता है कि हवा हवाई बातें कर रहे हो। तो चीजें को प्रामाणिक बनाने के लिए क्या करना है ना, पेपर 1 में आपको क्या यूज करना है, उदाहरण। दूसरा चीज क्या करना है, किसी राइटर ने, किसी आलोचक ने, कोई राइटर हो, आलोचक हो, उन्होंने कुछ लिखा है इनके ऊपर, उस साहित्य के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर, तो उसको आपको कोट करना है कि गिरियर्सन ने ये बोला या सुनीति कुमार चटर्जी ने ये बोला। तो इस तरह से क्या होगा ना कि आपका चीजें थोड़ा प्रमाणिक लगेगा कि हाँ आप कई बार क्या होता है आप एग्जैक्टली भी कोट कर सकते हो इन्वर्टेड कॉमा में, एग्जैक्ट लाइन अगर आप याद रख सकते हो। और इसका सबसे ज्यादा मैं यूज करूंगा कंक्लूजन में, कि मैं विद्यापति का आंसर लिख रहा हूं तो जैसे मुझे एक लाइन याद है कि किसी ने लिखा है कि विद्यापति इज पोएट्री ऑन राधा कृष्णा इज द फेयरेस्ट फ्लावर अमॉन्ग इंडियन लिरिक। अब अगर ऐसा लिखा है तो मैं इंग्लिश में ही हूबहू उसको कोट कर देता था आंसर। अब वो कुछ नहीं करना, क्योंकि जब आप कोट करते हो तो आपको भाषा का जो बाध्यता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को कोट कर रहा हूं। तो आप वैसे ही लिख दो, उससे चीजें प्रमाणिक भी लगती है, अच्छी भी लगती है, लगता है कि आपने चीजों को ठीक से पढ़ा है। तो आंसर राइटिंग में जो है ना इन तरह की चीजों को आपको ध्यान देना है। इसके अलावा वो एक हमारा पार्ट होता है आंसर राइटिंग में, वो है व्याख्या। व्याख्या के कई सारे हैं, वो हैं। पहले तो आप वो लिखते हो प्रसंग, संदर्भ प्रसंग, जो भी किस संदर्भ में बोला गया है, भावार्थ, उसमें वो है जिसको बोलते हैं क्या, उसके अलावा उसमें जो व्याकरण टाइप की जो होते हैं, कला पक्ष क्या बोलते हैं उसको, काव्य पक्ष, भूल गया मुझे 2 साल में से। और फिर आता है निष्कर्ष। ये पूरा एक फॉर्मेट होता है। आप जब भी व्याख्या लिखो ना तो इन सारे हेडिंग्स के साथ लिखो। क्या हो रहा है इसको खुद, अगर आप इसके साथ लिखते हो ना तो क्या है कि आपने स्ट्रक्चर बना दिया। आंसर में 2 पार्ट होता है, एक कंटेंट, दूसरा है स्ट्रक्चर। अब क्या है ना कि एक बार अगर मैं एज एग्जामिनर थोड़ा देखूं ना तो मुझे अगर सारे स्ट्रक्चर मिल रहे हैं तो थोड़ा तो मैं ऐसे ही सेटिस्फाई हूँ कि चलो आपने सारी चीजों को लिखा। देन हम आते हैं कंटेंट पे। तो ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। जैसे उसमें ना इंट्रो, बॉडी आप लिखते हो, कंक्लूजन लिखते हो, इसमें प्रसंग लिखोगे, संदर्भ लिखोगे, भावार्थ लिखोगे, काव्य पक्ष लिखोगे, निष्कर्ष लिखोगे। प्रसंग बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कहां से लिया गया। फिर आता है संदर्भ, कि किस कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को बोला गया, वहां पे आप इसको लिख दिए। भावार्थ आपको जनरली पता होता है। ये वाला पार्ट लोग थोड़ा ठीक से नहीं करते, इसको आप पॉइंटर्स में लिखो। मैं पर्सनली कहता हूं कि इसकी भाषा ऐसा है। जैसे कि अगर आप लिख रहे हो मान लो नागार्जुन मतलब के ऊपर, तो आप लिख सकते हो ना कि यात्री जी का जो भाषा है वो ये है कि इसमें देसी उसका प्रयोग ज्यादा किया गया है, तद इस तरह की शब्दावली इनकी ऐसी है। फिर आप उसका अलंकार कौन सा यूज हुआ है, जो भी अलंकार है, रस है, शैली है, माधुर्य शैली है, जो भी प्रसाद शैली, तो ये जो भी काव्य पक्ष हैं उसको एक एक पॉइंट में लिख दीजिए कि उसमें क्या यूज किया। तो उससे क्या हुआ ना कि आपने उस व्याख्या के जो भी काव्य पक्ष है उसको ठीक से प्रस्तुत कर दिया, पॉइंट, वो बहुत जरूरी है। और देन कंक्लूजन वाला पार्ट, कंक्लूजन इसमें भी उसी तरीके का लिखना है जैसा वहां कोट।
तो इससे आपका उत्तर थोड़ा अच्छा बन जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर राइटिंग का पार्ट। ये है ना। उसके अलावा देखिए हमने कर लिया कि क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और उत्तर कैसे लिखना है। इसके बाद अब आप लोग बताइए कि क्या क्या पूछना है आप, जीएस, मैथिली, व्हाटएवर। अब मैं बस आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। मैथिली में आप अपनी साइड से भी एडिशन करते थे ना, मतलब जो क्लास के नोट्स में होता था उससे आप चेंज कर देते थे ना, अभी आपने बताया कंक्लूजन वगैरह। तो है नोट्स में, नोट्स में वो चीजें हैं। हो सकता है कि वो किसी और आंसर में लिखा होगा, कहीं और लिखा होगा, उसको स्ट्रक्चर आपको देना है। और नहीं है तो आप एक बार परिचायिका से या कोई एक या गद्य उसमें देख लीजिए ना, किसी ने किसी का कोट। अब विद्यापति के ऊपर किसी का 2-3 कोट आपने लिख लिया। जैसे आपको करना क्या, अब एक आप छोटी सी कॉपी लीजिए, छोटी वाली जो नोट्स की होती है, और उसमें अब आप इस तरीके की चीजों को लिखिए कि आपके 10 टॉपिक हैं, एक टॉपिक पर मान लो विद्यापति पे 3-4 जो पर्सन हैं, मान लीजिए सुनीति कुमार चटर्जी ने ये बोला, इन्होंने ये बोला, 2-3 लोगों का लिख दी। विद्यापति का ये वाला पार्ट खत्म हो गया, जिसको आप कंक्लूजन में, इस पे आप इसी जगह आपने 2-3 अच्छा इंट्रो बना लीजिए, आप उसी क्लास नोट से उठा के अच्छे से अपने भाषा में चेंज करके। हाँ, अपने मन से इसमें कुछ नहीं, मन से क्या होता है मतलब, जो भी अपने पास भाई उत्तर वही होगा ना जो उसका लिखना है, अपने मन से का कुछ भी थोड़ी लिखना है। अब नहीं ना, कुछ भी नहीं, मतलब जो बुक में है वही लिखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको वही लिखना है जो बुक में दिया। देखिए 2 तरह की चीजें होती हैं। जैसे अगर आप कोट कर रहे हैं तो इट शुड बी एग्जैक्टली जो लिखा गया। जब आप इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं इसका मतलब कि उस व्यक्ति ने एग्जैक्टली ये बोला था, फिर वो आपका वर्ड्स नहीं होता। लेकिन अगर आप उसी बात को याद नहीं है तो अपने भाषा में भी लिखिए कैसा, लेकिन देन इन्वर्टेड कॉमा मत लगाइए। पता चला कि लिख खुद कर रहे हैं, लगा इन्वर्टेड कॉमा कर रहे हैं कि मैं ही हूं सुनीति चटर्जी, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हाँ, तो ये है, बिल्कुल लिख सकते हैं अपने भाषा में, ऐसा थोड़ी नहीं। इंट्रो जनरली हम बना के लिखते ही हैं, लिख सकते हैं, बट वही है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर किसी को कोट कर रहे हैं तो एग्जैक्टली कोट कीजिए, नहीं तो अपने भाषा में लिखिए। ठीक, इस तरीके से। दूसरा, आप इनके बारे में आप इंट्रो बना कर 1-2 इंट्रो बना के रख लीजिए, उसको रख लीजिए। और फिर तीसरा होता है कि अगर जब आप पेपर 2 के आंसर्स लिख रहे हैं तो पेपर 2 के आंसर्स में क्या सबसे ज्यादा जरूरी, बताइए कोई। हाँ, जो कविताओं का जो पार्ट है या फिर जो सेंटेंस है एग्जैक्टली, कि अगर मैं खट्टर काका पे लिख रहा हूं, अब खट्टर काका का जो तरंग है उसमें बहुत सारे बढ़िया बढ़िया लाइंस हैं जो आपको आंसर्स में ही सर के दिख जाएगा, आपको क्लास नोट्स में दिखेगा कि एग्जैक्टली सर ने लिखा होगा कोट करके कि खट्टर काका के इस किताब में ये बोला गया, इस पर ये व्यंग किया गया। तो वैसे जो भी आपको नोट्स में मिले उन सबको एक साथ लिख लीजिए, 1-2-3-4 एक नोट्स में, और उसको रट जाइए। अब आंसर में इसी को कोट करना है। विद्यापति के बारे में 10 चीजें लिखी गई होंगी, ठीक है, मान लीजिए अलग 10 नहीं होगा, ज्यादा ही होगा, क्लास नोट्स में 15, 20, 25 भी होगा। अब आपको विद्यापति के ऊपर अगर आपको लिखना है तो उनके अलग अलग पक्ष होंगे कि वियोग पे क्या लिखे हैं 2-3, संयोग पे क्या लिखे हैं, अविराज में क्या लिखे हैं। अब आपको हर विषय पे 1-2 जो आपको ठीक लग रहा है कि आप याद कर सकते हैं, उनका एक नोट्स एक साथ बना ली। वो बस सिर्फ कविताओं का वो 4-4 लाइन एक साथ आपने लिख दी। अब क्या ना, आप उसको रटते रहिए। अब आपको हर चीज पे एक-एक कविता मिल गया, एक-एक वो मिल गया। अब आप जब आंसर लिखने जा रहे हैं, पॉइंट तो आपको याद ही है, उसके साथ साथ इसको चिपकाते जाइए। इससे आपका आंसर बहुत ऑथेंटिक बन जाता है। साहित्य में नंबर इसी तरीके से आता है। दिक्कत क्या है कि अगर आप सिर्फ लिख के आ जाएंगे ना तो थोड़ा मजा नहीं आता। तो ये हो गया, इससे ज्यादा आंसर्स के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत कुछ है नहीं। चलिए आगे। गीत वगैरह में जो एग्जांपल्स देने के लिए याद करना होता है उसके लिए भी आपने अलग से notes यही एक ही जगह रखिए, फैक्ट शीट बोलते हैं ना, जैसे हम जीएस का भी एक फैक्ट शीट है, वो फैक्ट एक साथ रखिए और उसको आप देखते रहिए ताकि याद रहे। क्या होता है, हम भूल जाते हैं ना फैक्चुअल। मतलब याद करने नहीं, सब कुछ नहीं करना, मैं वही कह रहा हूँ आपको। अगर मान लीजिए आप विद्यापति पे कितने प्रश्न लिखेंगे एग्जाम हॉल में, मुझे बताइए। हार्डली 2। तो एक
आंसर्स में आप 3 4 5 ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 ही जनरली लिखते हैं, वो यूज करते हैं। तो बेसिकली आपके पास कितनी चाहिए? 10 15, लिखे तो 50 हैं। तो आपको और पूरा नहीं याद करना है ना, जैसे कि अगर एक गीत में इतनी सारी चीजें, आपको तो अपने काम की 2 लाइन या 3 लाइन जो भी होता है, 2 4 लाइन उतना ही याद होता है। जनरली 2 लाइन होता है जिसको हम वो तोड़ के लिख देते हैं। तो आपको तो उतना ही याद रखना है ना। बस वही है कि जैसे कि मान लीजिए अब कृष्ण जन्म पे क्वेश्चन आ रहा है, तो कृष्ण लीला के अलग अलग पक्ष है ना, बाल वो फिर वो अलग अलग वध पे वो है, तो हर चीजों से जोड़ के एक एक रखिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए बस उसमें। ताकि आंसर क्वेश्चन क्या आएगा आपको नहीं पता है किस, अगर आपको हर कॉन्टेक्स्ट में 1 2 याद है तो फिर आप लिख सकते हैं, बट सब कुछ नहीं करना है, आप कर भी नहीं पाओगे ना, क्योंकि फैक्चुअल चीजें याद रखने की अपनी एक लिमिट है। और दूसरी बात है कि लास्ट मोमेंट तक रिवाइज करते हैं, एग्जाम हॉल के बाहर जाते जाते फैक्ट देखते रहते हैं हम लोग, ताकि जाके अंदर लिख पाए, तो हो जाता है, इतना लोड नहीं लेना है। बाकी और कुछ? पीटी के लिए कुछ बता दीजिए। चलो मैथिली का सारा डाउट क्लियर, और कुछ है मैथिली का तो बता दीजिए। मैथिली आप कब कब पढ़ते थे, जैसे कि पीटी के समय से पहले कब पढ़ लेते थे या पीटी के बाद? यार देखो, मैं बताया ना कि मैंने चेंज किया था, तो मेरा जो 20 के बैच का इंटरव्यू आने वाला था उससे ठीक पहले मैं मैथिली पढ़ना शुरू कर दिया था सर के पास, बट मैं मैथिली हार्डली 30-40% ही पढ़ा। मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया तो फिर मैंने इसको ड्रॉप करके इंटरव्यू की तैयारी करने लगा। फिर वो किया, सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर पीटी आ गया, पीटी दे दिया, फिर मेंस के टाइम ही आके मैंने अपना सिलेबस भी खत्म किया। मेरा सिलेबस भी 60% बाकी था, वो मैंने पीटी मेंस के बीच में पढ़ा है। उसके बाद अगले साल भी मैं सिर्फ पीटी और मेंस के बीच में ही पढ़ा था, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस नहीं। मैंने बोला ना कि आप एक बार 3 महीने में करके खत्म कर दो, हो गया सिलेबस खत्म। मैथिली से आप निश्चिंत रहो, और इसका फायदा आपको फिर जीएस में मिलेगा, क्योंकि आपके पास समय होगा। वही, और तो कुछ नहीं है ना मैथिली में। कुछ हो तो सोच लीजिए। डन, चलिए। प्रीलिम्स, देखो अब कोई भी चीज है, प्रीलिम्स और मेंस, एक चीज मैं आपको बहुत इन जनरल किसी भी एग्जाम के लिए बता देता हूं। पूरे एग्जाम प्रोसेस में आपका सबसे जो ट्रस्टेड साथी है वो है पीओआईक्यू। मतलब उसका ना तो कोई कंपैरिजन है ना कोई तोड़ है। और पीओआईक्यू का मतलब जो होता है ना, कई बार लोग निकाल लेते हैं पीओआईक्यू सॉल्व करना, जाके क्वेश्चन में मार दिया सारा पीओआईक्यू, अब हो गया मेरा पीओआईक्यू का सेंस ही नहीं, वो मतलब नहीं है। पीओआईक्यू इसलिए है कि आप इस परीक्षा को, इस एग्जाम को समझ पाए, और किसी भी एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में पीओआईक्यू बेसिक रोल वो है। और वो तब होता है जब आप क्वेश्चन नहीं लगाते हो, आप डेली डेली उसको बैठ के देखते हो कि अच्छा मैंने इस विषय को पढ़ लिया मान लो, बट इसमें सवाल क्या पूछा गया, मैं इसको कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, इसमें क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, बहुत सारा डाउट है ना, वो सारा डाउट वहां से मट जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा लोगों को कि एकमात्र जो ट्रस्टेड वो है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्योंकि मैं एक पर्सन हूं, हर साल 1000 लोग हो रहे हैं, सबकी अपनी एक अलग स्ट्रेटजी होती, और इसीलिए जब आप 10 अलग टॉपर्स को सुनोगे ना, तो 10 अलग टाइप की आपको स्ट्रेटजी दिखेगी। और उसकी वजह यही कि सबका अपना एक स्ट्रेंथ है, सबका अपना वीकनेस है, वो अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। इसलिए मैं कुछ गलत बोल सकता हूं, कोई शिक्षक आपको बता सकता है, कोई यूट्यूब पे ज्ञान देने वाले बाबा बता सकते हैं कि भाई ये सही है, बट पीओआईक्यू गलत नहीं है। तो जब भी कोई डाउट हो तो भाई पीओआईक्यू और सिलेबस पे जाइए। जिस दिन आप पीओआईक्यू को सही से समझने लग गए ना, फिर आपको किसी और के ज्ञान की जरूरत नहीं। दैट इज होता है ना कि हमको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, गाइडेंस पीओआईक्यू देता है, क्योंकि व्यक्ति गाइडेंस दे ही नहीं सकता, क्योंकि आप अलग हो, दूसरा इंसान अलग तरीके से पढ़ रहा है, और वो आप कंफ्यूज होंगे। तो एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क आप दूसरों से, जो भी लोग क्वालिफाई किए उससे बना सकते हैं कि क्या कॉमन्स है सबने, और देन फिर आपको अपने अकॉर्डिंगली चीजें करनी पड़ती हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो पीओआईक्यू है। अब प्रीलिम्स पे आते हैं, सेम है, सबसे पहले जाके पीओआईक्यू देखा करो कि भाई पीओआईक्यू में क्या सवाल आ रहे हैं, क्या नहीं है।
अब इसमें क्या है कि आप एक तो सिलेबस वगैरह पे मैं डिस्कशन नहीं करता हूँ, क्योंकि सिलेबस आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब आप मुझे बताओ कि आप में से कितने लोग जो हैं वो पिछले 2-3 सालों के पेपर को ठीक से एनालिसिस किए प्रीलिम्स का। आप में से कितने लोग पीटी दिए हैं? कोई नहीं दिया ना। सिलेबस खत्म हो गया, कोचिंग वोचिंग कर रहे होंगे। ठीक है, नाम नहीं लूंगा कोचिंग वगैरह। तो जहां भी पढ़ रहे हैं, एक तो चीज क्या है ना कि कोचिंग्स पे डिपेंडेंट मत होइए, स्पेशली जीएस के कॉन्टेक्स्ट में। क्या है ना कि इस एग्जाम में जो है ना, आपको वो नहीं बनना है, पैरासाइट की तरह बिहेव नहीं करना है कि टीचर पढ़ा देंगे, नोट्स पढ़ लेंगे तभी होगा। आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप इट ऑल योर एफर्ट्स, तो आपको खुद से चीजें करनी है। खत्म नहीं हो रहा है सिलेबस तो छोड़ दो, ठीक है मैं खुद पढ़ लूँ, इतना लोड नहीं लेना है उन चीजों का। तो सबसे पहले यही करना है, प्रीवियस ईयर का पेपर देखो, सिलेबस पेपर, अब उसमें क्या महत्वपूर्ण है क्या है उसको उसके अकॉर्डिंग आप एनालिसिस कर सकते हो। अब आप सब्जेक्ट वाइज देखो, अगर आप, मैं एक वो आपको फ्रेमवर्क बताता कि मान लीजिए ये एग्जाम है, अब ना इस एग्जाम में 3 तरह के सवाल आते हैं। ये मान लो कोर है, जो बिल्कुल फाउंडेशनल होता है ना सब्जेक्ट, उससे आपको आ जाएंगे 30 के अप्रोक्सीमेटली 30, 25 इस तरीके से कुछ, मान लो एवरेज 30 क्वेश्चन तो ये आते हैं, जिसको हम इजी कैटेगरी में बोलते हैं। जो आपने बेसिक किताबें पढ़ी हैं, लक्ष्मीकांत हो या स्पेक्ट्रम हो, आपने जो भी बेसिक्स क्लास नोट और ये सब चीजें पढ़ के जाते हैं, तो 25, 30, 35 के अराउंड क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं जो इससे बन जाते हैं। 45, 50, 40 डिफरेंट ईयर टू ईयर क्वेश्चंस थोड़े मॉडरेट्स होते हैं, जहां पे आपको थोड़ा आइडिया होगा, बट आप किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे होंगे। फिर आता है ये वाला एरिया जिसमें लगभग 15-20 क्वेश्चन इधर आते हैं। दिक्कत क्या है कि जब भी प्रीलिम्स होता है, ये 15-20 क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ जाते हैं, हाँ किसी को नहीं पता। फिर सारा चर्चा का जो विषय होता है ना, ये होता है कि ये आ गया इस बार, देखो यूपीएससी ने ये पूछा, फिर 1 साल एस्पिरेंट यही करते रहते। अब बताओ कट ऑफ कितना गया था? 80। कितना था? 88 था आई थिंक ना। तो 88 बेसिकली कितना क्वेश्चन हुआ? 44। सो इफेक्टिवली यू नीड टू गेट 44 क्वेश्चन राइट, एब्सोल्यूट सेंस में। ये क्या है? 30 के अप्रोक्स कोर। अगर आपने, आपका फंडामेंटल क्लियर है, आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग, सो यू आर डन विद द 30 क्वेश्चन अप्रोक्स। यहां गलती नहीं करनी। दिक्कत क्या है कि लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, कई बार ठीक से नहीं पढ़ते, अननेसेसरी चीजों में दिमाग लगाते रहते, फिर पता चलता है बेसिक बेसिक, फिर आके बोलते हैं अरे मेरे सिली मिस्टेक हो गया, मेरा 2 इसी चक्कर में पिटी। ये सिली मिस्टेक इसलिए हो रहा है क्योंकि सिली वो चल रहा है इनका, ये नहीं पढ़ के जा रहे हैं। तो सिली मिस्टेक यहाँ नहीं हुआ, सिली मिस्टेक ये हुआ कि आप मेन चीजों को छोड़ के, इसीलिए वो होता है ना कि प्रोसेस जो है ना उसको बिल्कुल फॉलो करना है कि भाई कोर तो मेरा स्ट्रांग होना ही चाहिए, लक्ष्मीकांत पे कमांड होना ही चाहिए, इस पे कमांड होना ही चाहिए, इसके पीछे नहीं पड़ना है। तैयारी में कितना भी चर्चा हो जाएगी, इस बार एक चींटी के प्रजाति के बारे में पूछ लिया, अगले साल सारे चींटी नहीं पढ़ने, एक साल पूछ लिया हो गया, अगले साल पूछेगा भी नहीं, छोड़ दो उसको। इस पे फोकस करो। इसमें से आपको हार्डली, अगर आप 15 क्वेश्चन नेगेटिव वो करके अगर निकालने में कामयाब हुए तो यू आर क्लियरिंग पीटी, बस यही। इसमें 2 चीजें आती हैं, ये आपका कोर नॉलेज से चीजें हो जाती हैं। यहां आता है आपका नॉलेज प्लस आपका रीजनिंग। और जीएस का प्रीलिम्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, कि आप जीएस का आपके पास अगर ज्ञान है तो उसके बेसिस पे आप नहीं कर पाओगे। यू ऑल्सो नीड टू बी वेरी लॉजिकल। मैं इसलिए कहता हूं कि जीएस का पेपर भी सीसेट ही है। आपका रीजनिंग कितना स्ट्रांग है उसके बेसिस पे आप पेपर करोगे। क्या हुआ है कि आपको 2 स्टेटमेंट आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, उसको एलिमिनेट करना, वहां से किसी एक कंक्लूजन पे विड्रॉ करना ना, यही है यहां पे अच्छा करने का।
इसको, इसमें नहीं पढ़ना है, इसमें जो समझ में आया मारो, नहीं है मारो, 85 90 वो डिपेंड करता है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग मार। इसमें बहुत सारे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, उसके पीछे नहीं पड़ो तैयारी में, लीव इट, किस्मत के ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि जरूरत भी नहीं। आप अगर कट ऑफ देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई उसकी जरूरत है ही नहीं, करनी ही नहीं। तो इस ट्रैप में नहीं जाना है कि और इस बार। फिर दूसरी बात क्या है कि प्रोसेस बिल्कुल फॉलो करना है, इस तरह में नहीं कि मैं एक हफ्ते में प्रीलिम्स कैसे पास करें, ये सब चीज़ों से दूर दूर रहना है ना, फर्जी की चीज़ों। फिर उसमें यही सब नई नई चीज़ें लेके आते हैं, आपको एक्साइटिंग लगता है, वो अरे तो पता ही नहीं था मुझे, क्या गजब ज्ञान की बात बता दी। ज्ञान नहीं लेना है, हमारा उद्देश्य एग्जाम क्वालिफाई करना है, बाबा नहीं बनना है, तो इसलिए ज़्यादा ज्ञान उसमें नहीं पढ़ना है। अब इसमें क्या है ना कि आपको अपनी एलिमिनेशन या लॉजिकल जो रीजनिंग बोलते हैं, या फिर इन सब का एक सिंपल वर्ड है, उसको बोलते हैं हम तुक्केबाजी की कला। तुक्केबाजी सिर्फ किस्मत पे नहीं होता है, लॉजिक से चलता है, ठीक है। आपको बस अपना फोकस इस पे करना है। ये फोकस कहां से आएगा? सिर्फ टेस्ट सीरीज से नहीं आएगा, टेस्ट सीरीज लगाना है, बट उससे पहले प्रीलिम्स के पेपर को देखना है। दिक्कत क्या हो रहा है, कोचिंग्स के साथ दिक्कत क्या है ना कि जो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं ना, द पीपल्स हु आर मेकिंग टेस्ट सीरीज, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी खुद की एलिजिबिलिटी डाउटफुल जो बना रहे हैं, तो इसीलिए वो कुछ भी उठा के कई बार बना देते हैं पेपर। इसलिए क्या होता है ना कि आप देखोगे कि कई बार आपके पास आप किसी XYZ कोचिंग का टेस्ट मारोगे, उसमें आपको क्वेश्चन देख के आपका दिमाग हिल जाएगा कि क्या क्या पूछ रहा है। तो इसलिए सबसे पहले किसको करना है? PYQ। उसके बाद आप उस विषय में जाइए, देखिए कि अच्छा टेस्ट सीरीज लगाइए, फिर देखिए कि अच्छा ये तो बहुत ज्यादा इस तरह के सवाल तो पूछ ही नहीं रहा है, तो अब लोड नहीं लेना, और नहीं तो अकॉर्डिंगली बेसिकली आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके करना क्या है, आपको वो सारे ट्रिक्स सीखने हैं जिससे आप किसी कंक्लूजन को विड्रॉ कर दें। और उसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है कि मोस्ट ऑफ द केस में एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत साबित हो जाते हैं। जब ये कहा जाता है कि इट्स ओनली, ऑल, इस तरह के केसेस में कभी कभी ये सही भी होता है, बट एक अगर मुझे तुक्का ही मारना है तो मैं हमेशा उसको गलत मान के चलूं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं, वैसे बेसिक रीजनिंग से आप उसको क्लियर कर सकते हो। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे क्वेश्चंस एग्जैक्टली अभी याद नहीं है 2 साल बाद, जिससे मैं आपको एग्जांपल देके बता देता कि हाँ देखो इसको ऐसे करना। तो आपको वो वाली चीजों पे काम करना होगा प्रीलिम्स में ना। जब आप ये कर लिए तो इवन आपके पास कम नॉलेज, आप जस्ट बिकॉज ऑफ योर रीजनिंग्स यू विल बी एबल टू डू इट। सब्जेक्ट वाइज अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा सा देखिए, कुछ क्या है ना कि हिस्ट्री थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा सब्जेक्ट है प्रीलिम्स में। इसमें बहुत वो है कि कभी कुछ भी आ रहा है और कोई सोर्स भी नहीं इंसान आइडेंटिफाई कर पा रहा है। तो इसलिए मैं वो कहता हूं कि इसमें से अगर कुछ सवाल आउट ऑफ द बॉक्स है तो उसको वो 20 वाले कैटेगरी में रखिए, आप अपने बेसिक्स के साथ स्टिक कीजिए, छोड़ दीजिए। ज्योग्राफी में भी क्या करना है, बेसिक प्लस मैप। ये जो है ना मैप से बहुत सवाल आ रहे हैं आजकल, तो इस वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए। एक तो इम्पोर्टेंट जो भी फिजिकल या ज्योग्राफिक हैं, जो भी सी है, लेक्स हैं, उस पे आते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग रखना है। दूसरा जो प्लेस इन न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट का है, तो उससे भी सवाल जोड़ के आ जाते हैं, तो उस वाले पार्ट को भी ठीक से कर लेना है। तीसरा सब्जेक्ट आता है आपका पॉलिटी। इट्स मोस्ट इजी पार्ट ऑफ प्रीलिम्स। तो पॉलिटी अगर आपका अच्छा हो तो ये क्या होगा, योर बैटरी इज रनिंग लो। ये सामान्यतः मैंने देखा है कि लोगों का ठीक होता है, लक्ष्मीकांत से चीजें बन जाती हैं काफी हद तक सवाल, तो ये सबका ठीक होता है। तो ये सारे चीजें जो है ना रिजल्ट में उतना योगदान बहुत डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, अनलेस अनटिल आपने अपना बेसिक ही हिला रखा हो कि बेसिक ज्योग्राफी आया, बेसिक हिस्ट्री आया और आप वो भी गड़बड़ करके आ रहे हो। अब आता है थोड़ा सा असली डिसाइडिंग जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, कई बार लोग अलग अलग सब्जेक्ट भी करते हैं। इकोनॉमी, इन्वायरमेंट,
एंड SNT, साइंस एंड टेक। हिंदी मीडियम के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है वो यहाँ पे बहुत लोड लेते हैं। इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्स और इकोनॉमी में काफ़ी हद तक हम लोग थोड़ा वीक हैं। उसकी वजह यही है कि हमारा जो सोर्स ऑफ नॉलेज है उसमें शायद चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल नहीं, हमें आदत भी नहीं है। तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये सारा बहुत डायनेमिक पेपर है। अब क्या है ना कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको ये समझ में आएगा कि यार बार बार चीज़ें, नई नई चीज़ें आ रही हैं, लगातार चर्चा में बार बार उस पर आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो क्या होगा कि आप उसके बारे में पढ़ोगे, थोड़ा गूगल करोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये होता है। बट हम उन चीज़ों को कई बार इग्नोर कर देते हैं, हमें पढ़ते ही नहीं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना, इसको करना है। और कहाँ से करना है? एक तो बेसिक नोट्स आपका जो भी है उसको कर लेना है, दूसरा आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, और तीसरा जो मैगजीन वगैरह कोई एक पढ़ते हैं उसको पढ़िए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और हो जाता है। इसमें बस यही करना है कि अगर आप क्यूरियस है, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि जीन एडिटिंग है क्या, जीन एडिटिंग क्या यूज है, तो थोड़ा सा गूगल करके एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले लीजिए। कोई भी नई टेक्नोलॉजी जो बहुत चर्चा में है ना, एक बार उसको समझ लीजिए कि ठीक है क्या है। तो वो अगर एक बार आप कर लेंगे ना किसी अच्छे नोट्स को करके और उसके बेसिस पे बिल्डअप कर लेंगे ना, तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब क्या आता है, एक तो ये वाला पार्ट हो गया। न्यूज़पेपर से बताएं। बस बस वही बोल रहा हूं, करेंट। आप लोग कहां से करंट पढ़ते हैं? कहीं कहीं से कहीं कहीं। विजन का हो जाता है। और कितने लोग हैं जो न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं? कभी कभी हम भी कभी कभी, ठीक है। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ। कितने लोग हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे? शुरू कर दीजिए, बात खत्म। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर ही पढ़िए। मैं भी पढ़ता था, मतलब उसका कोई वो नहीं है इफ एंड बट। आपको लोग खुश करने के लिए बोल सकते हैं यार ये कुछ नहीं, बट इतनी इंग्लिश तो आपको सीखनी पड़ेगी। नहीं मतलब मैं हिंदी मीडियम में पढ़ूं, थोड़ी सी तो आनी चाहिए कि पेपर पढ़ सके, क्योंकि फाइल भी तो पढ़नी है। तो इसलिए न्यूज़पेपर इंग्लिश पढ़िए क्योंकि अच्छे कंटेंट है वहां। आपके जो हिंदी में जो भी हैं XYZ पेपर, यूट्यूब पर कराते हैं हिंदू को एक्सप्लेन। एक्चुअली मैं इसका बहुत समर्थन नहीं करता हूँ। आप जब आप किसी और व्यक्ति जब आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यू आर नॉट अप्लाइंग बेसिकली योर ब्रेन। आप अपना दिमाग थोड़ी लगा रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं, कोई आपको एकदम घोर के पिला रहा है, उस टाइप का बात है ना। आप क्या करो, एग्जाम में सारा चीजें इन्हें आप जितना अपने आप को लॉजिकली स्ट्रांग करोगे ना, उतना चीजें आसान नहीं। आप जितना दूसरों पर डिपेंडेंट होंगे उतना ही आप इस एग्जाम के ट्रैप में फंसोगे। तो इस एग्जाम की जो की वही है कि यू शुड बी मोर सेल्फ, कि आप खुद से करो चीजों को ना। तो उस पे मतलब हिंदू सब बहुत उसमें नहीं समझ में आता। क्या कर सकते हो ना आप, मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम प्रोसेस बहुत लंबा है ना। दो न्यूज आर्टिकल पढ़ लो एक दिन में, वहां से शुरू करो। ऐसा नहीं है कि अब एक दिन लेके बैठ के 5 घंटे तक इंडियन एक्सप्रेस आज यही पढ़ रहे हैं, वो भी नहीं करना है क्योंकि फ्रस्ट्रेट होके छोड़ देंगे। तो थोड़ा छोटा छोटा धीरे धीरे, इट विल ग्रेजुअली। मेरे को भी नहीं आती थी, सबके साथ इशू होता है हिंदी मीडियम के जो लोग गाँवों में पढ़े, तो मेरे साथ भी ये इशू था ही। ऐसा नहीं है कि मेरे को बचपन से इंग्लिश आ रही, बट आपको सीखना पड़ेगा ना। अब जैसे मैं आगमोड कार्टर हूँ, सारा फाइल ही इंग्लिश में होता है, कार्डर टू कार्डर। जैसे बिहार में तो चलो हिंदी में, अब सारा फाइल हिंदी में है, इंग्लिश में है, मीटिंग्स कई बार इंग्लिश में चलती हैं। तो अगर आपको बेसिक से नहीं आ रहा है तो फिर तो आप जाके आप ट्रेनिंग पूरी इंग्लिश में होती है वहाँ एकेडमी में है। वो कहते हैं कि हिंदी अवेलेबल है, बट हिंदी ऐसी होती है कि फिर आपको लगे कि इंग्लिश ज़्यादा आसान है। हाँ, तो हाँ, तो इसलिए इतनी इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं तो कई बार ना आपको ट्रांसलेशन जब मिलेगा ना, बोलते हैं तो लगभग थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं, लेकिन पेपर थोड़ा नहीं समझ पा रहे। वो होगा शुरू में ना। एक कोई ऐसा चीज़ नहीं, आप करो खुद होने लगे। 2 आर्टिकल्स पढ़ो, 4 नहीं आ रहा है तो गूगल पे आर्टिकल, गूगल करके पढ़ा करो आर्टिकल्स। पेपर्स पढ़ने में तो धीरे धीरे चीज़ें आएंगी, कुछ वर्ड्स नए आएंगे, ग्रेजुअली थिंग्स विल इम्प्रूव। ठीक,
तो एक चीज वही है, आइदर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, आपका चॉइस है, दोनों ही अच्छे पेपर है। इसका कोई जरूरत नहीं है कि आप नोट्स भी बनाओ, नहीं भी बना रहे हो इट्स ओके, बट पढ़ना है, हाँ पढ़ना है, दोनों पेपर कोई एक, इतना भी नहीं चाहिए। पता चला उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स भी लेके बैठ गए कि आज तो मैं करंट एक्सपर्ट बनूंगा। दूसरी चीज वही है, एक मैगजीन मंथली कोई भी ले लीजिए। वो हिंदी पढ़ सकते हैं ये। हाँ मैगजीन आप हिंदी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में पीटीवीटी के टाइम जो कंपाइलेशन आ जाता है, लाइक पीटी 365 टाइप ऑफ चीज ना, ये पढ़ लो, इससे हो जाएगा। नहीं होगा, किसी से नहीं होगा, छोड़ दो। सवाल वो है कि एग्जाम में जो चीज किसी को नहीं आता उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, और जो लोग क्लियर भी कर रहे हो वही इतना ही पढ़ के जा रहे हैं, तो आपका भी इस पे अगर स्ट्रांग होल्ड है तो काफी, तो यहां से आपका करंट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मोटा मोटी प्रीलिम्स में ये है कि आपको बेसिक्स समराइज कर देता हूं मैं एक दो लाइन में, बेसिक क्लियर रखना है, जो भी है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स, एनसीईआरटी और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं फिक्स है, आपको भी पता है, मैं लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, क्लास नोट्स हैं, वो साइंस व टेक्नोलॉजी सब के बारे में पता चलता रहता उसमें आपको किताब नहीं मिलेगा, तो यू कैन रिलाई ऑन सब गुड टीचर क्लास नोट्स, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट जैसे जो सब्जेक्ट। हाँ इन्वायरमेंट में तो ऑल्दो किताब है। है। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स में भी आप क्लास नोट्स पढ़ सकते हो, और नहीं तो हिंदी में, अब पता नहीं यार, मैं किताब तो कोई ऐसे हिंदी का मैं पढ़ा नहीं। मैं एक्चुअली एक इंग्लिश की किताब पढ़ा था, वो मतलब वो क्वेश्चन आंसर होता है, विवेक सिंह के टीचर थे, हाँ उनका जो है वो, हाँ वो 500 क्वेश्चन आता था, उसको लगाता था, तो उससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते। और अब तो किताब के फॉर्म में भी आ गया, तो आप वो देख सकते हो, बट वो इंग्लिश में दिक्कत है। हाँ मेरे टीचर बोले इकोनॉमिक्स की सिर्फ कॉपी ही पढ़ना है, रामेश्वर सर है जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज एक्सपेंड कर लेना, और दैट इज नॉट सफिशिएंट। ये है, तो बस वहां से आप ये कर लिए कि बेसिक आपका हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी, बेसिक्स चीजों पर रिलाई करना है। उसमें आपको नहीं है कि आप सविंदर सिंह उठा लिए ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, ये सब नहीं करना है कि 2 सवाल अगर मान लो आ गए, क्योंकि आपको हमेशा ये दिमाग में रखना है कि आपको 50 क्वेश्चन अगर आप हो गए तो चीजें हो जाएंगी। दूसरा पार्ट क्या हो गया कि बेसिक्स आपका हो गया, करंट आपने कर लिया, और क्वेश्चंस लगा के आपको उस रीजनिंग पे फोकस करना है। तो बेसिकली 3 मेजर चीजें हैं जो आपको करना है। उसके बाद एक पार्ट है और सीसेट, अगर कई ह्यूमैनिटीज वाले इसमें कितने हैं, नॉन इंजीनियर्स, अच्छा कोई नहीं इंजीनियर, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो इसमें क्या होता है, सीसेट में, सीसेट के कितने पार्ट हैं, 3 है। हाँ नहीं, एक और है लेकिन मान के चलिए एक और क्या है, 3 ही आ रहे हैं। वो आते नहीं बोल रहे। हाँ वो सब मैं समझ गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग वो सब नहीं आता है। तो एक है कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा है मैथ एंड रीजनिंग, ठीक है, लगभग इक्वल क्वेश्चन आते हैं, नहीं रीजनिंग से काम आते हैं। मतलब यहां से लगभग आपको 27 क्वेश्चन मुझे जितना याद है वो आता है, 27, और इन दोनों में मिला के बाकी क्वेश्चन आ जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे चल रहा होगा। अब इसमें क्या दिक्कत है कि अगर आपका ये बहुत स्ट्रांग नहीं है तो आपको डर लगता है, थोड़ा बहुत लगना भी चाहिए पढ़ने के लिए। अब आपको करना क्या है, इसमें करेक्ट क्वेश्चन कितने चाहिए होते हैं, आई थिंक 66 27 क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आपको चाहिए वही क्या बोलते हैं 66 मार्क। कॉम्प्रिहेंशन के 27 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ है, रीजनिंग है, इन दोनों को मिला के बाकी 53 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। अब क्या होगा कि मान लो आपको अपने हिसाब से चीजें देखना है, अगर आप इसमें बहुत कंफर्टेबल अर्थमेटिक्स में, तो आपको इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, बट इग्नोर नहीं करना है कुछ भी। इसमें दिक्कत उन लोगों के साथ ज्यादा होती है सीसेट में जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं नहीं ये मैथ तो मैं कर लूंगा,
एक चीज आपको देखना है हमेशा कि आप क्या उस टाइम के अंदर सवाल कर पा रहे हो कि नहीं कर रहे हो। होगा कि आई नो द पीपल हु आर क्वालिफाइड मैथ ओलंपियाड्स IIT से पास आउट हो और CSET फेल होके आ गए। वजह यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस कि मेरे तो सब करके आ जाऊंगा, और फिर वहां पे उतने टाइम में हुआ नहीं। तो वो नहीं करनी है आपको। सबसे पहले यही करना है कि आप पेपर करके देखिए कि 2 घंटे में आप कितना कर पा रहे। अब आपको निकाल समझ में आ जाएगा कि आप मैथ से कितने सवाल कर पाते हो इन जनरल। PYQ लगाओगे जब आप कि आपको 10 क्वेश्चन मैथ से आता है इन जनरल एवरेज, 8 क्वेश्चन आता है, 15 आता है टाइम बाउंड में। ये नहीं कि मैं तो 4 घंटे बैठ के सारे मैथ बना देता हूँ, वो नहीं करना। तो ये है। सेम होता है रीजनिंग के लिए। इन दोनों में आपको क्या करना है कि कुछ क्वेश्चन है, सब्जेक्ट टॉपिक सॉरी ऐसे होंगे जो जिनसे रिपीटेड होंगे, कि कैलेंडर से मान लो या किसी एक से ब्लड रिलेशन सिलोजिज्म जो भी होगा वहां से फिक्स है कि हर साल आएंगे। तो आपको पहले उनको करना है। सेम मैथ में कि परसेंटेज से आ रहा है, एवरेज से आ रहा है, वो बिल्कुल फिक्स है। तो उनको आपको स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपने बेसिक कर लिया। अगर मान लीजिए मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनका नहीं, इसको भी खूब प्रैक्टिस करिए। दिक्कत क्या है ना कि इसको लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं और यही फंसा देता है। अगर किसी साल ऐसा हुआ कि ये बहुत ही डिफिकल्ट आ गया और आपको ये भी नहीं आ रहा है, तो आप गए। तो इसीलिए इसमें मेरा अपना रणनीति यही रहा है कि सब कुछ करो थोड़ा थोड़ा। मतलब आप किसी के भी एक्सपर्ट नहीं हो, बट सब में आप बेसिक कंफर्ट आपका होना चाहिए। अगर आपके पास वो है ना, तो कभी भी आपके साथ ये नहीं होगा कि आप लक के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। मान लीजिए आप सिर्फ मैथ करके गए, बाकी चीजें इग्नोर कर दी और उस साल मैथ डिफिकल्ट आ गया, तो आप फंस जाओगे। आपकी किस्मत अच्छी थी, मैथ इजी आ गया, तो आपका हो भी जाएगा। तो लेकिन थोड़ा सा आप वल्नरेबल हो जाते हो, इसीलिए सब कुछ प्रैक्टिस करना है। और इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है कुछ। प्रीवियस ईयर लगाइए, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कीजिए, सवाल लगाइए, बस सवाल लगाना है, बस एक चीज है, खत्म, उससे हो जाएगा चीज। ठीक है। और कुछ बताइए। और पीटी में जो है सर, ये जो प्रीलिम्स का जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं हम लोग, उसके बारे में प्रीलिम्स में शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता नहीं है, अपार्ट फ्रॉम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अगर आपको हिस्ट्री और इन सब सब्जेक्ट्स में कुछ फैक्ट्स है तो उसको रखिए। इसके अलावा जैसे आप अगर कोई आपका अपना ही मटेरियल्स है, जैसे आप अगर मान लीजिए कोई PT 365 पढ़ रहे हो और आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो वहीं बगल में ऐड ऑन कीजिए। ज़्यादा नोट्स मत बनाइए ताकि लास्ट मोमेंट पर रिवाइज हो सके। PT क्या है ना कि रेंज का एग्जाम है, आपको रेंज बहुत बड़ा होता है, कहाँ से आता है चीज़ें समझ में नहीं, तो इसलिए उसको नोट्स में जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली रीड इट थ्रू बुक्स और क्लास नोट्स। सीसेट में कितना तक सवाल मतलब और ठीक लगा चाहिए? ये तो इस बहुत ऑब्जेक्टिव हो गया ना, मतलब इस सॉरी सब्जेक्टिव हो गया ना, आप नहीं बता सकते। जैसे आपको हमेशा एग्जाम में कितना प्रश्न लगाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और वो आपको टेस्ट सीरीज में जाके देखना है कि आप कितना क्वेश्चन लगा के उस मार्जिन के आसपास पहुंचते हो। कुछ लोगों का क्या होगा कि वो 80-70 क्वेश्चन करके आते हैं एग्जाम में, बट उनके एक्यूरेसी बहुत स्ट्रांग है और यहीं से वो क्वालिफाई कर जाते हैं। कुछ ऐसे भी है जो 95 करके आते हैं, वो भी क्वालिफाई करते हैं। तो इसका कोई फिक्स नंबर नहीं। सॉरी, मैं इन जनरल बता रहा हूँ, अभी GS का बता रहा हूँ। सेम फॉर CSET ऑल्सो, कि आप कितना करके आते हो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मेरे को लग रहा है कि मेरा एक पार्ट बहुत है कि मैं मैथ में, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो मैथ बहुत अच्छा था, तो मैथ में मान लो 15-16 क्वेश्चन एकदम फिक्स सही सही लगा के आ गए, बाकी वहां से कम भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो वो आपको नहीं पता है ना कि आप कितना स्ट्रांग हो। अगर आपका थोड़ा सा डाउटफुल है तो आपको ज्यादा लगाना है, कि आप 50 क्वेश्चन करते हो तब आपका जाके 30 नेट करेक्ट होता है। किसी का है कि जिनको बहुत एक्यूरेट है कि 40 में मैं 30 कर लूंगा, तो इंडिविजुअल का है, वो आपको खुद रियलाइज करना पड़ेगा। टेस्ट लगा के आपको अपना वो स्ट्रांग और वीक जो पार्ट है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि सर लगते रहता है कि ये बन जाएगा, छोटा कॉम्प्रिहेंशन या रीजनिंग वगैरह में थोड़ा सा लगता है बन जाएगा खुद से, लेकिन टाइम वहाँ पे ज्यादा लगने लगता है, 2 घंटा बनाना होता है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? वही मैं कह रहा हूँ ना, आप जब प्रैक्टिस करिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा ना कि आपको कितना भी स्टेप तो हो जाता है, प्रैक्टिस करने के बाद अलग टाइप से सवाल आता है, नया नया कुछ बन जाता है। नहीं, तो प्रीवियस ईयर का जो है उसी टाइप का आएगा ना, और कॉम्प्रिहेंशन लगभग सेम ही होता है। अब आप देखो कि आप 27 कॉम्प्रिहेंशन में कितना टाइम लगाते हो। जैसे कि अगर मेरे को लगता है कि मैं कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा डिपेंडेंट हूं, तो मैं 1 घंटा रखूंगा कॉम्प्रिहेंशन के लिए, समझ रहे हैं। मैं मैथ पे ज्यादा डिपेंडेंट, उसके लिए ज्यादा टाइम रखूंगा। उसमें
तो ये बिल्कुल सब्जेक्टिव चीज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा अपना जो है स्ट्रेटजी है ना, अपने लिए वो डिजाइन करना पड़े। उसका कोई ब्लाइंड वो नहीं है जिसको आपको फॉलो करना है। इसमें जो है सो क्वेश्चन एग्जाम समय में 2-3 बार में करना चाहिए, एक ही बार में कर सकते हैं? नहीं, एक बार में नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप वो सवाल करो जो इजी है, जिसमें आपको पता है कि हाँ ये तो है ही, ये 1+1=2 है, ये बात मुझे पता है, तो आप कर दो। सेकेंड राउंड आता है जहाँ पे आप एलिमिनेट करके चीजें करते हो। एंड थर्ड राउंड जब आपको मन है तो मारिए वो तुक्का वाले सवाल जो होते हैं, थोड़ा सा आपको लग रहा है आपका, वो बोलते हैं ना अंदर से आ रहा है कि ये ठीक है तो मार देता हूँ, उस टाइप की चीजें। बट वो सबसे लास्ट होता है। बट इन जनरली आपको 2-3 राउंड में ही सवाल करने चाहिए। नेवर ट्राई। लास्ट में बताएंगे। नहीं नहीं, एक राउंड आपने कर लिया उसका रंग दो। कई बार क्या होता है ना, लास्ट में जब आप लगाने जाते हो ना तो 1-2 ऊपर नीचे लग जाता है, उसमें OMR में गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो क्योंकि आपने एकदम से 5 मिनट लास्ट में बचा आपने रखने गए, अब पता चला जल्दी में 2 गलत रंग दिए हो गए, तो वो नहीं करना। इकोनॉमी में प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है वो मेंस से काफी बिल्कुल ही अलग है। हाँ, तो उसमें मतलब जब प्रिपेयर कर रहे होते हो तो ऐसा लगता है कि सिर्फ प्री का प्रिपरेशन हो रहा है, मेंस का मेंस का ऐसा क्या है ना कि कोई ऐसा फिक्स प्रिपरेशन वो नहीं है। अब आपको क्या करना है, मेंस जब आप इकोनॉमी GS3 में जाते हो तो GS3 का सिलेबस दिया हुआ है, उसमें सारे टॉपिक दिए होंगे आपको, क्रॉपिंग पैटर्न, एग्रीकल्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे सिलेबस है। अब आप एक टॉपिक उठा लो, अनएम्प्लॉयमेंट, मान लो जब आपको मेंस का देना है या एम्प्लॉयमेंट जो भी है, इसमें आपको कैसे अपना सिनॉप्सिस बनाना है। मेंस में सिनॉप्सिस काम आएगा अगर आप उस टाइम स्टेटस क्या है, पहले आज के डेट में इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो भी है उसकी स्टेटस क्या है। स्टेटस क्या है बेसिकली कि मतलब क्या स्थिति चल रहा है। एक इसके लिए आपके पास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए कि XYZ कमेटी की या XYZ रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, IMF रिपोर्ट, CSO, NSSO, जिसका भी रिपोर्ट है उसमें ये बोला गया। फिर आता है एक दूसरा क्वेश्चन पे जाइए कि क्यों है ये स्थिति, रीजन, कारण। फिर उसमें आपको 1 कारण, 2 कारण, 3 कारण, 4 कारण, सारे कारण लिखते हैं। इस कारण से जुड़ता हुआ कोई डेटा है तो उसको जरूर लिखिए सब्सटेंशिएट करने के लिए। GS3 में नंबर तभी आएंगे जब आप फैक्ट भर के आइएगा, बम्बार्ड कर दीजिए GS3 के पेपर में फैक्ट्स। क्योंकि क्या है ना कि GS3 बड़ा जेनेरिक सब्जेक्ट, सबको आता है कि अरे बेरोजगारी बहुत बढ़ रहा है, तो 4 पॉइंट तो सब दे देगा, अभी मैं आपको बोलूंगा, उसको सब्सटेंशिएट नहीं करते हैं, और वो फैक्ट के साथ होता है, रिपोर्ट के साथ होता है। तो इसलिए GS3 में उसका इंपोर्टेंस ज्यादा है। तो आपने वो बना लिए, फिर आप इसका क्या इंपैक्ट हो रहा है, प्रभाव क्या है, वो कर लिया। फिर बताइए कि इसमें सुधार कैसे करें। तो आप जब भी GS3 का कोई टॉपिक, या इवन इन GS2 मैं बताऊंगा, GS3 में अगर आप कोई भी टॉपिक कर रहे हैं, बेसिकली वो एक इशू है कि इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न जो है, फसल का जो तो फसल प्रतिरूप अगर आप देखते हैं तो उसमें आएगा कि आज क्या स्थिति है, कि क्या मेजर फसल डोमिनेट कर रहा है, आपको एक आइडिया लगे। अब ये होगा सवाल, उसमें ये वो पूछेगा कि भारत के फसल प्रतिरूप में क्या परिवर्तन हुआ है, उसका क्या नकारात्मक या ग्रीन, क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति हुआ, उसने किस तरीके से कृषि प्रतिरूप को प्रभावित किया, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। अब उसमें क्या हुआ कि मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इतनी वर्षा नहीं होती थी, ये इशू है, वहां पे गन्ना की कृषि होने लगी, धान की खेती होने लगी, इतनी वाटर लेवल उनका था नहीं, तो फिर वाटर लेवल एक्सट्रैक्ट होने लगा। ये क्या है, पूरा एक इशू है। उस इशू पे आपने ऐसे नोट्स बना लिए, क्या हुआ, उसका क्या निगेटिव इंपैक्ट हुआ, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ, आज के डेट में क्या सुधार किए जाने की आवश्यकता, आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल गया। अब उन्हीं पॉइंटों से आप क्वेश्चन जैसे आएगा आप लिख सकते हो, समझ रहे हो। तो आप इशूज को समझ गए ना तो उत्तर लिख लोगे। तो इसलिए हमेशा जब भी आप GS3 में करने जा रहे हो, कोई भी टॉपिक है, ग्रोथ में आप क्या स्थिति है, अगर नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है तो उसमें क्या है। अगर आपको ऐसे पूछ लिया कि 2047 तक हमको क्या ग्रोथ चाहिए बनने के लिए, तो आज ये स्थिति है, इसमें इतना है, वो करने, उसको एक फ्रेमवर्क जो होता है ना, 3-4 पॉइंट होते हैं, क्यों, कैसे, क्या इंपैक्ट है, उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, इस पे आप ना अपना ब्रेन स्टॉर्म करके एक पॉइंट लिख लो, उसको फैक्ट के साथ सब्सटेंशिएट कर दो, तो उससे चीजें हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप वो बना सकते हो ना। इकोनॉमिक्स में जो आपका डाउट है, प्रीलिम्स में क्या होता है कि वो बहुत फिक्स सवाल है, मनी, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी,
यही सब पूछते रहते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर। सर जैसे लिखते हैं आंसर को, हम्म। जैसे कृषि से प्रॉब्लम या किस तरीका से अभी का समय है, मतलब किस तरीका से योजना लाया जा रहा है। जैसे आप कोई आंसर लिख रहे हैं तो फिर वहाँ पे लिखते सुधार कोई है, तो सुधार लिख के ऐसे आंसर लिखते थे, ये सुधार किया जा रहा है या योजना ये है, इसी करके आंसर लिखने में आंसर राइटिंग। अच्छा, वो लिख रहे हो, आंसर लिखते टाइम मान लीजिए आप हेडिंग बनाओगे ना, तो मान लीजिए कोई सवाल आ गया प्रीवियस पेपर में कि भारत में जो है बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, तो इसको लेकर कोई आपको क्या लगता है, जो भी इस पर कोई भी एक सवाल आया, मैं एक रिपोर्ट के साथ इंट्रो दूंगा, मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। मेरे को इंट्रोडक्शन लिखना है, मैं लिखूंगा जो भी रिपोर्ट मुझे याद होगा कि जो एनएसओ है उसके XYZ सर्वे के अनुसार भारत में, या RBI की इस रिपोर्ट बुलेटिन के अनुसार भारत में वर्तमान में बेरोजगारी की स्थिति इतनी है, ऐसे करके एक इंट्रो अपने लिख दें। वहां से कनेक्ट किए कारण, अगला पॉइंट में लिखूंगा कारण, XABCD जो भी लिखना है आपने लिख दिया, इसके साथ डेटा डाल दिया। इसके बाद आप लिख सकते हो प्रभाव, इसके वजह से क्या नेगेटिव हो रहा है कि डेमोग्राफिक डिपेंड का ये हो यूटिलाइज जो भी है। अब आप आओगे वे अहेड, या हम बोलते हैं सुधार। अब एक पॉइंट बनाओ सुधार और उसको लिख दो ऐसे करके, यही करना होता है। कई बार क्या होता है 150 वर्ड का आंसर होता है, ऑप्शंस कम होता है, तो कई बार आप कंक्लूडिव रिमार्क्स में भी 2-3 स्टेट जो छोटे छोटे सुधार को लिख सकते हो कंक्लूजन के साथ, बट वो कम ही करना होता है। इन जनरली आपको ऐसे लिख देना चाहिए, तो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है ना, पॉइंट लिख कर नहीं लिखना है। ज्यादातर क्वेश्चंस में तो यही करना चाहिए। अगर आपके पास 10 सुधार है तो आप इतना बड़ा कंक्लूजन नहीं बना सकते ना, लेकिन अगर 2 ही लिखना है, क्वेश्चन इशू बेस्ड था, तो उसको लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर थोड़ा सा। उसमें पैराग्राफ में या आंसर पैराग्राफ में आंसर जनरली जीएस में अवॉइड करना चाहिए। आपके पास इतना ना समय होगा ना जगह होगा, बहुत सारी चीजें लिखनी होती। तो एक्चुअली क्या है कि इन सब चीजों में पहले लोग लिखते थे पैराग्राफ में, एक समय था यूपीएससी में, बट वही है कि जो मार्केट में चल रहा है, जिस तरह की कॉपी जा रही है, आपको बस उसको फॉलो करना है। अननेसेसरी क्या होता है कि पैराग्राफ पढ़ना रिलेटिवली डिफिकल्ट भी होता है एग्जामिनर के लिए, और आप चीजें उतना नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आप पूरा, पैराग्राफ का मतलब होता है आप पूरा लिखते हैं, इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसकी वजह से ये हो रहा है। मैं उसको एक वर्ड में लिख सकता हूँ बेरोजगारी, मेरे को एक वर्ड लिखा कि इससे क्या होगा, XYZ डिसीजन, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, खत्म हो गया बात। इसके साथ कोई डेटा था, मैंने लिखा IMF XYZ इतना, इसी बात को लिखो कि IMF के इसके अनुसार इसकी वजह से, कहानी है। तो आज के एग्जाम में ये ना कहानी बनाने का समय गया। कहने के मतलब वही है, उसमें बोलते हैं सीधी बात, नो बकवास। ऐसे और एथिक्स के लिए भैया आप अपना स्ट्रेटजी बताइए, मार्केट निबंध में अभी जो चल रहा है ना, वो पता नहीं, लास्ट ईयर का पेपर मुझे याद नहीं देखा है, बट निबंध में जिस तरीके के प्रश्न आ रहे थे, वो क्या बोलते हैं ना, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट विषय जो है, अमूर्त जो बोलते हैं, उस प्रकार के निबंध आ रहे हैं। अब अमूर्त निबंध के साथ क्या होता है ना कि उसकी कोई तैयारी नहीं होती। आप अगर महिला सशक्तिकरण पे कोई निबंध आएगा ना, तो आप उसके कंटेंट तैयार करके जा सकते हो। बट अगर वो ये पूछता है कि विजडम फाइंड्स द ट्रूथ, विवेक सत्य की खोज कर लेता है, तो विवेक सत्य की खोज कर ले, इसकी पढ़ाई थोड़ी होगी। तो बेसिकली करना क्या होता है, ये है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपको टॉपिक उठाने हैं और उसको ब्रेक करना है। ब्रेक करके आपको सोचना है कि क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल यही एक टॉपिक है कि विवेक, इंग्लिश और हिंदी दोनों पर्सपेक्टिव से बता दीजिए। सेम ही है, ये है विजडम फाइंड्स द ट्रूथ, इसका ट्रांसलेशन। अब इसमें क्या आ गया, विवेक,
सत्य की खोज करता है। ऐसे लिखने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जस्ट ब्रेक। अब इसको ऐसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब क्या है ना कि आपको आंसर्स में लिखना ही है कुछ, तो सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन जो है ना, उसमें क्या करना है, एनेक्डोट या स्टोरी से आप इस तरीके के ऐसे को शुरू कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया होता है। जैसे मेरे को अगर लिखना है तो मैंने ऐसे ही, आप किसी का स्टोरी उठा लिए बुद्धा से या किसी चीज़ों से जोड़ के और उसको कनेक्ट कर दिया इसके साथ, तो वो करना है एनेक्डोट्स वाला, हमेशा वो फायदेमंद होगा। या फिर कोई रियल एग्जांपल्स हो आपके पास, स्टोरी हो ऐसी, वहाँ से भी कर सकते हैं। कई बार आप वही है, अगर कुछ नहीं है तो लास्ट में कोट वोट से स्टार्ट करके उससे कनेक्ट करके लिख सकते हो। अब इसमें करना बेसिकली क्या है, तोड़ दो, विवेक है क्या, पहले सवाल तो यही आएगा। अब अगला एक पेज तो यही चलेगा, विवेक होता क्या है, विवेक क्या है। अब विवेक या इंटेलिजेंस की बात करोगे, उसमें अब तुमको थोड़ा बहुत क्या है ना, 2-4 फिलोसफी में बेसिक टर्म पता होना चाहिए कि भौतिकवाद चिंतक क्या है, वो क्या बोलते हैं, फिर हीगेल क्या बोल रहा है, मार्क्स क्या बोल रहा है। आपको बस 2-2 लाइन पता होना चाहिए उन दोनों का विचार। आपको फिलोसफी पढ़ने नहीं लगना है कि अब मैंने बोल दिया। इसमें क्या होता है ना, कई लोग इस तरह से फिलोसफिकल चीज पढ़ने लगते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। बेसिकली आपकी आपको बस 2-4 लाइन के लिए, जो आप एथिक्स के लिए पढ़ते हो थिंकर्स, तो आपको पता है कि भाई विवेक या सत्य, अब ऐसे हो गया कि विवेक बेसिकली क्या है। विवेक आपको ने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि चलो विवेक ये होता है, ऐसा इनका मानना। फिर आएगा एक सवाल कि सत्य क्या। अब आप जाओगे तो बोलोगे कि भाई जो प्रत्ययवादी चिंतक है वो बोलता है कि सत्य कुछ नहीं है, सत्य बहुत सब्जेक्टिव चीज है, वो आपके दिमाग में है, इस तरीके की बातें करेगा। ऑब्जेक्टिव रियलिटी होता ही नहीं है, सत्य ट्रूथ है कोई नहीं है, सबके लिए सत्य अलग है। आपने एक उस पर लिखा अपना, फिर आप दूसरे को लेके आएगा, बट इसके विपरीत दूसरे थिंकर्स वो इस धारा में सोचते हैं। अब आप उस पर बकैती किए, तो फिर आप इनको कनेक्ट करेंगे टॉपिक से कि अच्छा खोज कैसे करता है। फिर आप कुछ एग्जाम्पल लेके आएंगे कि अच्छा इसके जीवन में इस तरीके। तो इसमें क्या है ना, आपको पढ़ना बहुत ज्यादा नहीं है, आपको सोचने की क्षमताएं विकसित करना है। कंटेंट आपके पास है, जो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी में पढ़े, हिस्ट्री में बेसिकली पढ़ते हो, सोशियोलॉजी में कहीं भी पढ़ रहे हो, आपको बहुत सारी घटनाओं के बारे में पता है। अब आपको क्या करना है कि उन सबको एक साथ इकट्ठा कर लेना है, एनेक्डोट्स। एक एनेक्डोट्स, जैसे मैं बुद्ध वाली स्टोरी जो है ना, घर से गए फिर वो किए, इस तरीके से। अब इसको भी कनेक्ट कर सकते हो यहाँ, तो कि कैसे विवेक की वजह से वो सत्य, उनको सत्य मिला, वो उनका सत्य था। हाँ, इससे जोड़ दो। अब इसमें क्या है ना कि आप इस तरीके के जो एनेक्डोट्स हैं अलग अलग लोगों के जीवन से, उसको एक साथ ऐसे 10, 15, 20 के बारे में ध्यान रख लो, आपने सोच कर रख लिया, उसको एक साथ लिख लो कि अच्छा एक इसकी कहानी है जिसको हम इस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। इसकी कहानी को आपने करके एक साथ इकट्ठा। मैं वो भी करता हूँ कि जब भी इस तरीके की चीजें आए ना, उसको एक साथ अपने पास रख लो कि किसको कहाँ यूज करना है। जैसे अब मान लो रामायण है, रामायण में सत्य और इनसे जुड़ा हुआ बहुत सारा इंसिडेंट मिल जाएगा। महाभारत है, अहंकार और इस तरह की चीजें, कहीं अहंकार और उसको जोड़ रहे हो कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास विवेक नहीं होता है तो क्या होता है, किस तरीके से वो अहंकार का वो हो गया, उसको सत्य, जीवन का जो सत्य है वो नहीं दिख रहा है, वहाँ कहीं उसी से विलन टाइप कैरेक्टर उठा लिए, उसको डालें। तो ये सारी चीजें थोड़ी आपको पढ़ना है कि रामायण की ऐसे पढ़ाई करें। आपको पता है रामायण में क्या, महाभारत में क्या, कुल मिलाया गया है कि आपको सारे ज्ञान को एक साथ लेके आना है। इट इज मोर अबाउट दैट। तो इससे पढ़ने का नहीं, तो आपको क्या क्या करना है, एक तो इस तरह की एनेक्डोट उठाना है। हिंदी मीडियम में जो लोग लिखते हैं, इंग्लिश में जो भी है, आपको कोट जो कविता है वगैरह है ना, उसको उठा के यूज कर सकते हो। आगे की कोई लाइन है, बहुत हेवी लाइन होता है इन लोगों का, तो उसमें से 10-15 याद रखो, वो बीच में डाल दो। तो 10-15 एक में नहीं डालना है, अगर यूज होने वाला है तो उस तरीके से ना वो बहुत काम आता है। तो स्पेशली हिंदी माध्यम वाले जो होते हैं ना, उनको यहाँ ये फायदा मिलता है कि आप आगे की लाइन है, इस तरीके के जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, दिनकर जी की है, कहीं पे आप बहुत इस तरीके की बातें कर रहे हो कि कोई व्यक्ति बड़ा दार्शनिक है तो आगे की लाइन काम आ जाती है। बहुत थोड़ा वीर रस टाइप आ रहा है तो दिनकर जी की वसुधा का नेता कौन हुआ, तो इस तरीके की बातें कर दी। फिर आप कोट कर रहे हो इस तरीके की थोड़ा सा फिलोसफिकल, महादेवी वर्मा का छोड़ खोल दो या मैं भी देख लूं उस पार के, इस तरीके की जो लाइंस हैं। अब ऐसे आपको क्या करना है ना, इसको एक साथ इकट्ठा रखना।
बड़ा भयंकर भयंकर सा लाइन है, मेरे को अपने ऐसे में याद है, इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ रट के रखता था। कई बार तो मैंने गद्य जो होता है ना कि किसी थिंकर का मुझे पता है कि ये बहुत स्पेसिफिक है, उसको रट लो और चेप क्या दो और ब्लैक कलर से एकदम ब्लू की जगह वहां पे ब्लैक से उसको लिख दो, एकदम दूर से विजिबल रहेगा एग्जामिनर। अब क्या है ना कि आप कितने भी ज्ञानी हो जाओ, अगर किसी ने बहुत अच्छा जो व्यक्ति है उसने जो लिखा है, आप थोड़ी ना वो लिख लो वो भी एग्जाम हॉल में, उसका जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है। कम लगता है। यार इससे में थोड़ी टाइम कम होता है नहीं, ऐसे नहीं सर, वैसे ये भी इसमें। जो कोट लिखते हैं तो मतलब एसए के पेपर में तो आपको 2 ही लिखना है, तो आप कर सकते हो। एसए में तो बहुत समय होता है, समय ही समय। 2400 आपको 4000 लिखना है जीएस में, यहाँ 2400 लिखना है, तो इसलिए जो 1600 वर्ड आपको नहीं लिखना है ना, वो सोचना है, क्योंकि इससे सिर्फ ब्रेन स्टॉर्मिंग और कुछ नहीं। वो कैसे आएगा? सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। टॉपिक उठा के डेली आप उस पर सोच सकते हैं, यही है। तो इसमें मुझे जैसे किस तरीके के कोट होते थे बताता हूँ। जैसे एक मैं टेस्ट सीरीज का मेरा कोई कॉपी है कि मैं जिन उसका टॉपिक ये था ऐसे का, मैं जिन खुश नसीब लोगों को जानता हूँ वो लोग हैं जो दूसरों की सेवा में खुद को खो देते हैं। अब ये टॉपिक है। अब मेरे पास अगर इसमें एनेक्डोट नहीं है तो आपको किसी क्या करना है, कोट से शुरू करना है। तो अब आपको इस किस तरीके का इस भाव में जो कोट हो ऐसा पता होना चाहिए। अब मैंने जैसे इसको ऐसे शुरू कर दिया कि जैसे अब रविन्द्रनाथ टैगोर का ये कोट है, मैंने सपना देखा कि जीवन आनंद है, मैं जगा और पाया कि जीवन सेवा है, और मैंने कर्म किया तो महसूस किया कि सेवा ही आनंद। अब क्या है, ये उसी बात को दूसरे शब्दों में कह रहा है। अब इसको लिख के और फिर यहां से कनेक्ट करके शुरू किया, तो आप ये सब कर सकते हो। फिर बीच में आता है, फिर आप तुलसीदास की एक लाइन कहीं बीच में चिपका दो, परहित दोष सरस नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अदमाए, जब इस तरीके की एम्पैथी की बात चल रही है कहीं ऐसे में, तो वही है। जैसे गांधी जी है सत्य के बारे में, उसके थोड़ा उधर से लिख सकते हैं। जैसे कुंवर नारायण की एक वो थी, जैसे मैं इन्वायरमेंट का कुछ भी लिखता तो मैं ऐसे आपको बता देता हूँ कितना बड़ा बड़ा होता है कई बार। तो कुंवर नारायण की एक पंक्ति है जो इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है। जब भी इन्वायरमेंट की चीज़ें ऐसे में जनरली घुस जाती है, हर ऐसे में आप एक पर्यावरणीय संदर्भ दे सकते हो कई बार। अब उसमें इतनी बड़ी सी लाइन थी, मैं पढ़ के बता देता हूँ। मैं दुनिया में थोड़ी देर से आया, तब तक पूरी दुनिया सभ्य हो चुकी थी, सारे वृक्ष काटे जा चुके थे, जानवर मारे जा चुके थे, बरसात थम चुकी थी और तप रही थी पृथ्वी आग के गोले की तरह। चारों तरफ लोहे और कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल उगाए थे, जिनमें दिखाई दे रहे थे आदमी का शिकार करते हुए कुछ आदमी अत्यंत विकसित तरीकों से। ये पूरा क्या है, डेवलपमेंट ने किस प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट की, एक बहुत बड़ा वो जो है डिस्कशंस का वो चीजें रहा है, हमेशा से रहा कि क्या हम पा रहे हैं क्या। अब एसेज में जनरली इस प्रकार का थॉट्स आपको ये पता है कि ये इतना बड़ा चीज है मेरे पास, तो आप इसी विषय वस्तु से उसको कनेक्ट करिए और इसको चिपका दीजिए। वो कितना बढ़िया लगेगा सुनको कुंवर नारायण का इस तरीके की चीज हो एग्जामिनर। तो आपको ये सब करना है। इससे में थोड़ा सा वही है कि ज्ञान थोड़ा और ब्रेन स्टॉर्मिंग ज्यादा। ठीक, चलो और कुछ। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप खुद से बिल्कुल बैठे। टेस्ट सीरीज एग्जाम के टाइम लिखता था, इन जनरली तो कुछ इधर सर वो लिख दिए कहा। मतलब प्रिपरेशन के टाइम। अब देखो यार, पहले दिन मत लिखने बैठ जाओ, मैं पहली चीज कह रहा हूँ कि पहले दिन आज बैठा आज ही से। आंसर लिखने में 2 चीज होती है ना, प्रेजेंटेशंस एंड इंफॉर्मेशन। तो आपके पास इंफॉर्मेशन भी तो हो, आप कुछ पढ़े ही नहीं और आप उत्तर क्या लिख दोगे, कंटेंट ही नहीं तो आप क्या लिखोगे। तो एटलीस्ट यू शुड एक बार एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के उसको समझ के रट लीजिए थोड़ा सा, मतलब देन उसको जाके लिखिए। अब आप आंसर लिखने गए, आपको कुछ पॉइंट ही नहीं याद है, तो आप फ्रस्ट्रेट ही होगे ना लिखने टाइम कि यार मेरे से तो लिखा ही नहीं जा रहा। ठीक,
मैं इस बार इंटरव्यू में नंबर बहुत 95 आया, जिस नंबर से लगाया छूट गया तो मेरा कंटिन्यू था, उसका क्या बताएं? इंटरव्यू के बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता, वो वही बताएंगे। उस इट्स वेरी मतलब सब्जेक्टिव प्रोसेस। 30 मिनट में मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि एक साल उनके 198 आए और उनके ही अगले साल 150 नंबर आए। तो बहुत सब्जेक्टिव है। यूपीएससी के प्रिपरेशन में क्या है ना, आपका मेहनत है, वो सारी चीज़ें भी हैं, बट देन चीज़ें हैं कि आप उसको जो भी कह लीजिए, संयोग, डेस्टिनी, किस्मत, उसका भी अपना एक वो होता ही है। जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं वो एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं है। आपकी जो भी कह लीजिए चीज़ें थोड़ी पक्ष में थी। हो सकता है कि कई बार जो लोग अभी सिस्टम के अंदर हैं, जो लोग क्लियर किए हैं, उनसे ज़्यादा जो योग्य लोग हों, कई बार वो नहीं कर पाते। जैसे आपने इंटरव्यू का ही बोला, हो सकता है कि व्यक्ति योग्य हो, बट कई बार आपका वो आधा घंटा खराब जाता है। वो बोर्ड, वो आपका 30 मिनट खराब था, वो आपका ओवरऑल पर्सनालिटी नहीं हो सकता है। बट कई बार क्या है कि वही 30 मिनट में आप नर्वस हो गए, कुछ हो गया। वो दोबारा दिया, इस बार दोबारा दिया था, उसका लगभग सेम ही नंबर रहा, इस बार 20 नंबर छूट गया। ठीक है, मेरे को नहीं पता, मतलब किसी व्यक्ति विशेष का मैं नहीं पता यार। इंटरव्यू में इट्स मोर अबाउट कि आप कितना ऑनेस्ट, कॉन्फिडेंट और इस तरह के पर्सनालिटी ट्रेट्स का टेस्ट है अदर देन ज्ञान। ठीक, वो इंटरव्यू के बारे में बात कर लेंगे जब आप इंटरव्यू तक जाइए। उससे पहले वाले चीजों पर फोकस करिए, क्योंकि इंटरव्यू अंतिम प्रक्रिया है। मतलब उन लोगों को देखे तो थोड़ा डर लगने लगा, इतना सा। आप अभी इंटरव्यू का डर क्यों ले रहे हैं? आप पहले पीटी का डर लीजिए ना भाई। दिक्कत यही है कि आपको भी ये नहीं सोचना है कि एग्जाम को क्लियर करने के बाद में टॉपर टॉक्स होती है, ये थोड़ी सोचने का विषय। अभी अगर 25 मई को प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स कैसे क्लियर होगा ये सोचिए। आवश्यकता से अधिक विषय पर जो है ना सोच के कुछ नहीं मिलता। आपका अभी काम, मेरा बस ऐसे प्लान किया कीजिए कि 2 महीने बाद, 1 महीने बाद मेरा प्रीलिम्स, अभी मुझे पीटी पे फोकस करना है। प्रीलिम्स हो गया, मेंस करना है। इतना दूर तक सोच के कुछ नहीं मिलेगा कि भारत में अभी आईएएस में क्या चल रहा है, बहुत दिक्कत की बात है। ये सब विमर्श आपका है ही नहीं, जिसका है वो करेगा, जो जहां है वो कर रहा है। तो जो इंटरव्यू दे रहा है वो इंटरव्यू के बारे में सोचे। आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कीजिए, वो एक साथ होने की प्रक्रिया। ठीक, ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। आप एनसीईआरटी जीएस में कब से शुरू किए थे? जैसे कि पहले से, बहुत पहले से या बहुत पहले से। मैंने बोला ना कि जैसे आप पढ़ लीजिए एक बार विषय को, उसके बाद कर सकते हैं। मैथिली वाला ये आपका टेलीग्राम पे ये रखा हुआ है क्या? मेरा एक चैनल होगा, उस चैनल पे होगा, पर्सनल नोट्स पे नहीं होगा। चैनल हम लोग ये कर लेंगे, चैनल लिंक दीजिएगा। देखता हूँ इसका आईडी क्या है। इसको कोई स्कैन कर लो ना। एक खींच लो, फोटो खींच लो, इससे हो जाए। फोटो खींच के रख, आप लोग अपने ग्रुप में डाला। ठीक, @प्रिंस के 89 है ये। ठीक ठीक, अरे कोई नहीं तो उनसे ले लेना। बताइए। आपने 2 बार जो है मेंस लिखा था मैथिली लिटरेचर से, आईपीएस और आईएएस में, तो क्या डिसाइडिंग फैक्टर आपके अकॉर्डिंग लगता है कि जिसमें रैंक में आपके तरीके से इम्प्रूव किया था? ऑप्शनल ये, इसमें भी नंबर बढ़े थे, बट ऐसे मैं बता देता हूँ ना। पहला अटेम्प्ट मैं जो ज्योग्राफी से दिया था, मुझे, मेरे जब मेंस नहीं हुआ था तो मुझे ऑप्शनल में मिले थे 200 नंबर। उसके बाद ज्योग्राफी में मेरे मिले थे 225। इस साल ऑल्दो फिर भी मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया था, क्योंकि बट सिलेक्शन है। सडनली द नंबर जंप टू 270 अगले साल मैथिली के साथ। तो कितना गैप आ गया? तो इट इज अराउंड 40 मार्क्स, 45 मार्क्स। तो ये है, तो 45 मार्क्स बहुत होता है।
वो एग्जाम में और मेरा एसए का भी नंबर बढ़ गया था उसके बाद, इस पर लास्ट अटेम्प्ट में जैसे मेरा एसए 135-6 के आसपास। तो जीएस में भी इंप्रूव हुआ। वैसे रैंक्स इंप्रूव होने के लिए फिर आपका सब कुछ इंप्रूव होना जरूरी है, बट इससे क्या हुआ कि मेरे को सिलेक्शन मिल गया। ये था सिलेक्शन कि मैंने इसमें इंप्रूव किया और मेरा सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू तक पहुंचा था सिलेक्ट। फिर मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपना जीएस और एसए में भी थोड़ा अच्छे नंबर लाए। ये तो खैर 267 लगभग वही था। तो फिर कहाँ से रैंक इंप्रूव होगा, 426 था वहां से 89। तो फिर मैंने जीएस और एसए पे काम किया तो वहां से रैंक आ गए। एथिक्स रिलेटेड पेपर को आपने कैसे दिया? यार एथिक्स में वही है कि आपका ना फिक्स सिलेबस है। एक बार उसके बेसिक नोट्स, जैसे एक फोरम आईएएस का रेड बुक करके आता है, वहां से आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, उसको पढ़ लीजिए और देन बहुत सारे एग्जाम्पल कलेक्ट कर ले इंग्लिश में। हिंदी की अपनी एक समस्याएं हैं, कई बार आप किसी क्लास नोट्स को पढ़ सकते हो। ठीक है, आप रात में पढ़ते थे जाके? बहुत अजीब सवाल है। मैं ना बहुत निशाचर प्रवृत्ति का हूँ ना मैं बहुत वो है, तो मैं इन जनरली 11-12 तक सोता हूँ, 7 बजे तक जग जाता था, ऐसा था। इंटरव्यू में क्या वो मैथिली लिटरेचर वगैरह से सवाल पूछते हैं या आपसे पूछा था उन्होंने? हाँ मतलब मैथिली भाषा की बारे में जैसे बोलते हैं वो वाला पूछा था आई थिंक, कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, ऐसी क्या खास बात है आपकी भाषा में। विद्यापति पे पूछ लेते हैं, तो विद्यापति पूछा, तो ये बहुत ज्यादा नहीं, डिटेल्स में नहीं जाते, बहुत बेसिक क्यूरियोसिटी का सवाल पूछते हैं। जैसे कि अब वहाँ पे लोग अगर मैथिली के इन जनरली सामान्यतः नहीं होते हैं, अगर कोई बिहार का हो तो पूछ सकते हैं कई बार बोर्ड में, जिनको पता हो। अब आपको नहीं पता ना बोर्ड में कौन बैठा है, तो हो सकता है कि कभी आपको कोई बोर्ड में ऐसा व्यक्ति मिल गया जो मिथिला का है, वो तो पूछ सकता है 2-4 सवाल ज्यादा। तो इट्स ऑल्सो डिपेंड्स कि बोर्ड कौन है। कई बार उनको इंटरेस्ट नहीं है तो एक बेसिक, चलो उनको विद्यापति सबको पता होता है तो विद्यापति पूछ लेते हैं, तो ये है। बट उसका लोड नहीं लेना है। इंटरव्यू वगैरह में मैथिली आपको कभी नुकसान नहीं देगी। इतना कोई नहीं जा रहा है मैथिली में, इतना कोई विशेषज्ञ नहीं बैठा मैथिली। सर इस बार ऑप्शन में मतलब ये था इंटरव्यू मैथिली रख सकते हैं, तो मैंने उसमें डाल दिया अगर इंटरव्यू तक जाते तो उसके लिए वो मैथिली इंटरव्यू का माध्यम अच्छा रहेगा। आपने डाल दिया है तो फिर कोई बात नहीं, आप बोलिएगा, बिल्कुल बोलिए, कोई नहीं, वो ट्रांसलेटर रखेंगे। बट इट्स ऑलवेज बेटर हिंदी इंग्लिश, क्योंकि आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हो और यहाँ पर एक ट्रांसलेटर कम्युनिकेट करे, तो क्या होगा ना कि जब भी समझिए इस चीज को, ट्रांसलेशन में चीजें कई बार वो हो सकती, भाव स्पष्ट नहीं होता। तो अगर आपको हिंदी आ रही है तो लिखिए हिंदी, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसका हो सकता है कि कई बार उसके कुछ पॉजिटिव मिल जाए कि चलो हाँ, तो ये सब चीजें बहुत उनके पीछे दिमाग नहीं लगाना, काम जो है ना वो वाला फोकस उस पर करिए। ये सब चीजें आपके कंट्रोल, जो चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना उस पर नहीं सोचना है कि यार स्केलिंग क्यों हो रहा है, मार्किंग क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों, वो सब आप कुछ नहीं कंट्रोल कर पाओगे। कितना भी सर पीट लो, कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना। तो फिर आप जो कर सकते हो कंट्रोल, वो पढ़ाई वो कीजिए बस। चलिए ठीक है, ओके, इनको बुला दीजिए, बंद करें, ओके।